नहीं नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है वरुण चतरा और स्टडी क्विक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले प्लीज कंफर्म कर दीजिए आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। एवरीथिंग इज फाइन, प्लीज बता दीजिएगा। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर क्या हुआ है। मैं बता देता हूँ। टीम मेंबर को तो पता ही है, वैभव आतिश को तो पता ही है। हालांकि देखिए, सैटरडे को मैंने लास्ट क्लास जब ली थी, उसके बाद जैसे ही क्लास ली, थोड़े टाइम बाद जैसे ही मैं सोने जा रहा था, तो मतलब मैं फोन उठा रहा था, मोबाइल उठा रहा था, तो मोबाइल उठाते समय लेटे लेटे मोबाइल उठा रहा था, तो मेरा जो शोल्डर है राइट हैंड साइड का, वो डिसलोकेट हो गया। मतलब शोल्डर पीछे चले गया और हाथ पूरा घूम गया था। रात को फटाफट भागे, हाथ पूरा मुड़ा हुआ था पीछे की तरफ। तो इसको वापस से सेट किया गया है। डॉक्टर ने बोला है कि 21 डेज तक, 21 दिन तक मैं हाथ इस पोजीशन पे ही रखूंगा, हाथ नहीं ला सकता, क्योंकि 28 को आपका एग्जाम है। तो कुछ क्लासेस लेना जरूरी थी। अगर ये 28 निकल जाती और 28 के बाद ऐसा कुछ हुआ होता, तो हो सकता है मैं आपको नहीं दिखता यूट्यूब पर, ना पेड में। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखूंगा क्योंकि आप लोगों के एग्जाम है। मैं उल्टे हाथ से आप लोगों को आज पढ़ा दूंगा, है ना। उल्टे हाथ से मैं, मतलब मेरे को सिर्फ अंडरलाइन या फिर अगर कुछ लिखना होगा तो आप समझ जाना। मैं थोड़ा सा जितना भी हो सकेगा मैं पूरा कोशिश करूंगा लिखने की, समझाने की आप लोगों को, ठीक है। बाकी मतलब बस मेरे को हाथ इसी तरफ रखना है, ऐसे ही रखना है। बाकी मैं मैनेज कर सकता हूं पढ़ाना, ठीक है भाई। अब बोल रहे थे, देखिए सबने यही कहा कि लेकिन अगर 28 नहीं होता, 28 को एग्जाम नहीं होता, तो मैं शायद मैं 2-3 दिन का ब्रेक ले लेता। लेकिन अभी मेरा अगर लेफ्ट हैंड सही है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, पहला वोकैब आपके सामने है। और एडिटोरियल का मतलब क्या है? एक मीन्स का आरसी। देखिए, सबसे पहला वोकैब हमारे सामने है ब्रिस्क। ब्रिक्स जो वोकैब है, इसका मतलब होता है कोई काम तेजी से करना, एनर्जेटिक करना, या फिर लाइवली मूवमेंट और मैनर। तो आप एक्टिव कह सकते हो, एनर्जेटिक कह सकते हो, किसको? ब्रिस्क को। तो अगर आपको याद हो, हमने इसकी ट्रिक भी बनाई थी और ये आज न्यूज़पेपर में आ गया है वोकैब वापस से। अगर देखिए मुझसे हो सकेगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा, है ना। पर कोशिश करता हूं कि मैं ट्राई कर पाऊं, है ना। मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ब्रिक्स हमने कैसे याद करा था? हमने ऐसे याद रखा था कि एक गर्ल्स का हॉस्टल है, अगर आप उसके नीचे से धीरे धीरे जाओगे तो कभी भी ब्रिक्स मतलब ईंट पड़ सकती है। तेजी से निकलो गर्ल्स के हॉस्टल के नीचे से, जिससे कि ईंट ना पड़े। तो ब्रिस्क का मतलब तेजी से निकलना, ठीक है। तो ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? क्विक, एनर्जेटिक और लाइवली मूवमेंट और मैनर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ब्रिक्स वॉक, ब्रिक्स मतलब एक, अगर आप फास्ट वॉक लेते हैं एवरी मॉर्निंग, हेल्प शार्पन। हेल्प के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर आप वर्ब लगाओगे तो जो शार्पन है, देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ शार्प लिखता हूं, सिर्फ शार्प, तो शार्प का मतलब क्या होता है? शार्प एडजेक्टिव है। अगर मैंने उसके अंदर ईएन लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई। बोथ बॉडी एंड माइंड। तो बोला जा रहा है अगर हम एक फास्ट वॉक लेते हैं हर एक मॉर्निंग, तो वो हमारी बॉडी को और माइंड को शार्प करने के काम आता है। क्लियर सभी को? चलिए, अच्छा, अगर आप यहां पे सिनोनिम्स देखेंगे तो देखो, सिनोनिम्स विगोरस, विगोरस का मतलब जोशीला होता है। विगोरस आप लोग एक रिवाइज कर सकते हैं, है ना। जाउंटी, ठीक है, जाउंटी। और
लिवली तो आप लोगों को पता है, एनर्जेटिक आप लोगों को पता है, स्प्राइटली आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। बस आप लोग को जाउंटी एक ऐसा मुझे लग रहा है कि एक अलग सा सिनोनिम्स है, इस जाउंटी को आप लोग ध्यान रखिएगा। एंटोनिम स्लगिश, लेथार्जिक, टोरपिड। टोरपिड याद रखना है ना, टोरपिड एग्जाम में आ चुका है। टोरपिड देखो एक होता है इंसिपिड, मैं लिख देता हूं इंसिपिड, इनसिपिड है ना, इंसिपिड। तो इंसिपिड का मतलब क्या होता है, फीका होता है इंसिपिड का मतलब। तो इसका मतलब फीका होता है। यहाँ पे टोरपिड है, तो टोरपिड का मतलब क्या हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लोडिंग। प्लोडिंग का मतलब क्या होता है, प्लोडिंग का मतलब वही अपन कह सकते हैं कोई चीज सुस्त है ना, वीक है, उसको अपन प्लोडिंग कह देता है। लैक लैक एडेसिकल। लैक एडेसिकल का मतलब भी क्या होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा सुस्त है, लेजी है, लैक्स है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर आप देखोगे तो उनकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है ब्रिस्क। अगर आप एडवर्ब बनाओगे तो ब्रिस्कली बन जाएगा, नाउन बनाओगे तो ब्रिस्क के पीछे एनी डबल एस लगाने से आपका नाउन बन जाता है। क्या यहां तक क्लियर है, बताइए। चले आगे, पहला वोकैब, फटाफट वोकैब को आज अपन खत्म करेंगे। अनसेटलिंग, क्यों मैं कह रहा हूं आज वोकैब को अपन खत्म करेंगे, इसलिए हम आज वोकैब को जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि आज का जो एडिटोरियल मैंने लिया है, आज का एडिटोरियल एक अलग ही उसमें बातें हो रही, अलग मतलब एक अलग ही टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आएगा लास्ट तक कि बात क्या चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज का लिया है मैंने, और वो अभी करंट न्यूज के ऊपर बेस्ड है, मतलब आप उससे फैमिलियर नहीं होंगे आज का जो एडिटोरियल है। तो जब ऐसा आरसी आ जाता है जिससे हम फैमिलियर नहीं होते, तब वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, और क्वेश्चन भी आज कुछ अलग ही लेवल के लिए, तो मजा आएगा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। इसलिए आ जाइए, आज की क्लास अपन मस्त करते हैं, ठीक है। हाँ मैं लिखूंगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिखूं नहीं। अनसेटलिंग का मतलब हो जाएगा एंजाइटी, डिस्कंफर्ट और डिस्टर्बेंस। अब आप बोलोगे सर अनसेटलिंग तो मुझे पता है, हमें पता है, लेकिन अनसेटलिंग के साथ साथ मैं चाहता था आपकी कुछ ये वाली वोकैबुलरी भी रिवाइज हो जाए। देखो जैसे ओमिनस, ओमिनस का मतलब क्या होता है, ओमिनस का मतलब होता है कोई नेगेटिव चीज आने वाली है ना, अबाउट टू हैपन, कौन सी कोई नेगेटिव चीज आने वाली है, उसको अपन ओमिनस कहते हैं। इसके बाद देखो डिस्क्विटिंग, देखो क्वाइट का मतलब क्या होता है, चुप। देखो क्वाइट का मतलब क्या होता है, चुप होता है, तो मैंने डिस्क्विटिंग लगा दिया, डिस्क्वाइटिंग सॉरी। डिस्क्वाइटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो चुप नहीं है, चुप नहीं है मतलब कीओस कह सकते हैं अपन, टर्मोइल कह सकते हैं, तो वो इसमें आ गया। परटर्बिंग इज इक्वल टू डिस्टर्बिंग, परटर्बिंग इज इक्वल टू डिस्टर्बिंग। डिसकंसर्टिंग है ना, डिस्टर्बिंग आप लोगों को पता ही है, ओमिनस मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो रिपोर्ट पेंटेड एन अनसेटलिंग पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी फ्यूचर। अगर आप देखोगे इसका एंटोनिम तो रीएश्योरिंग, कंफर्टिंग, कामिंग, सूथिंग, हर्टनिंग। तो ये सब पॉजिटिव वोकैब है, सब सूथनिंग, कामिंग, कंफर्टिंग, रीएश्योर करना, हर्टनिंग, ये सारे पॉजिटिव वोकैब है। अगर आप इनकी पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो अनसेटलिंग एडजेक्टिव है, अनसेटल वर्ब है, नाउन बनाना है तो अनसेटलमेंट नाउन बन जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सारी ही वोकैबुलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज, है ना। आ जाइए फ्लैटर्स। देखिए फ्लैटर्स अगर आपको याद हो, हमने एक वोकैब पढ़ी थी कजोल, कजोल वोकैब पढ़ी थी, परसुएड वोकैब पढ़ी थी, उसी के अंदर अपने पढ़ा था फ्लैटर, है ना, फ्लैटर। तो फ्लैटर का मतलब क्या होता है, फ्लैटर का मतलब होता है किसी की भाई प्रेस करना, इतनी प्रेस करना, चापलूसी करना, उसकी तारीफ करना, तो उसको अपन क्या कहते हैं, फ्लैटर्स कहते हैं। प्रेजेस एक्सेसिवली और इनसिंसियरली, ऑफन टू गेन फेवर। कुल मिलाकर के देखो, एक तो प्रेज होता है अच्छे रेस्पेक्टफुल मैनर में प्रेज करना, एक होता है प्रेज ऐसे करना, आपने देखा होगा है ना, कहीं बार स्कूल में क्या होता था, मान लो कोई आता था तो टीचर्स कहते थे क्लैपिंग करो। अब कुछ स्टूडेंट, उसमें से शायद मैं भी रहा हूंगा, कुछ स्टूडेंट तालियां बजाते रहते थे, क्लैपिंग करते रहते थे, रोकते नहीं थे क्लैपिंग, फिर एक टाइम के बाद है ना वो क्लैपिंग डिसरिस्पेक्ट में बदल जाती थी। तो उसी तरीके से अगर अपन रेस्पेक्टफुल मैनर में तारीफ कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर अच्छा है, लेकिन इस तरीके से तारीफ करना कि फेवर लेने की बात आ जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, फ्लैटर कहते हैं, फ्लैटर्स। तो कजोल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्वीट टॉक, देखो मीठी मीठी बातें करना। पेंडर्स टू, अब देखो पेंडर्स टू का मतलब क्या होता है, पेंडर टू भी आता है, एक होता है पोंडर, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। देखो मैं इसमें अगर पोंडर कर दूं, इसको है ना, देखो मैं इस रेंज पे तो लिख सकता हूं, मुझे इस रेंज पे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मना किया गया है ये एंगल ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब यहां प्रेशर नहीं आना चाहिए,
तो मैंने आपकी जो भी पीपीटी कल, एक्चुअली मैंने पेड बैच में भी मुझे 5 मॉक देने हैं, 3 मॉक मैं दे चुका हूं। अब मैं आराम से कल संडे को मॉक बना सकता था, लेकिन सैटरडे को भी बना सकता था, लेकिन दिक्कत ही हो गई। और मैं मॉक के क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट कर रहा था पेट पे माउस रख के, क्योंकि मेरा हाथ ये चल रहा है, बस मुझे ये ऊपर नहीं लेके आना है। तो यहाँ पेट पे माउस रखा, ये थोड़ा पेट बाहर निकल गया, इसका फायदा मिला। लैपटॉप रखा लेट करके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए। अभी 6 क्वेश्चन बाकी है, तो इस क्लास के बाद 6 क्वेश्चन बना करके 6 क्वेश्चन दूंगा, कहूंगा भाई 6 क्वेश्चन में ऐड कर, मॉक नंबर 4 आपके लिए आ जाएगा पेड बैच के अंदर, ठीक है। हाँ भाई, तो पेंडर, अब देखो पेंडर्स 2, अगर मैं इसको पोंडर कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, सोचना। और पोंडर के बाद 2 नहीं आएगा, पोंडर होन आता है, तो पेंडर्स 2 ही आता है। ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इसलिए मैंने फिक्स प्रेपोजिशन भी साथ में लिखी है। पेंडर्स 2 का मतलब क्या होता है, किसी को खुश करना, है ना। वही मक्खन लगाना, देखो मक्खन लगाना भी लिखा हुआ है, बटर अप, तो मक्खन लगाना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। ही फ्लैटर्ड हिज सुपीरियर्स होपिंग फॉर अ क्विक प्रमोशन, तो वो क्या कर रहा था, अपने सुपीरियर्स को क्या कर रहा था, मक्खन लगा रहा था, जिससे कि उसका तेजी से प्रमोशन हो जाए। अगर आप एंटोनिम देखोगे, क्रिटिसाइज, बेलिटल, ड्राइड, सॉरी ड्राइड्स कह रहा हूं, हाँ डिराइड्स, डिराइड्स पढ़ेंगे इसको, डिराइड्स, रिब्यूक्स, रिब्यूक्स का मतलब उकसाना होता है, डेनिग्रेट्स मतलब किसी को डिफेम करना, डेनिग्रेट्स करना, डिराइड्स करना, बिलाइट्स करना, ये सब किसी को डिफेम करने की बातें, किसी को क्रिटिसाइज करने की बातें। एक वोकैब और लिखना, मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप लोग सुनना मेरी बात को। एक होता है कास्टिगेट करना, है ना, कास्टिगेट करना, कास्टिगेट का भी मतलब होता है डांट फटकार लगाना, रेप्रीमेंट करना, है ना, तो उन सब का मतलब क्या होता है, डांट फटकार लगाना। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आओगे तो देखो ये तो वर्ब है, आपने देख ली सारी वर्ब है। अगर आप नाउन पे जाओगे तो फ्लैटरी कर दो, आर वाई लगा, नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव बनाना है तो आईएनजी फॉर्म यूज करके एडजेक्टिव का यूज ले लो। चलो आगे, इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी का मतलब क्या है, इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो होके ही रहेगी, जो अनअवॉइडेबल है, जो अनअवॉइडेबल है। तो अपन कह सकते हैं कि कोई चीज सर्टेन है, इन एस्केपेबिलिटी है, मतलब एस्केप का मतलब भाग जाना, बच जाना, इन एस्केपेबिलिटी मतलब हम उससे भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। उसके बाद अनअवॉइडेबिलिटी, अनअवॉइडेबिलिटी का मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड करना, और हमने कहा अनअवॉइडेबिलिटी। प्रीडेस्टिनेशन, प्री और फिर डेस्टिनेशन, तो भाई डेस्टिनेशन तो आपको पता ही है, लेकिन आगे प्री लग गया तो मतलब पहले से ही ये डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, तो प्री डेस्टिनेशन। उसके बाद फेटलिज्म, तो फेटलिज्म का मतलब फेथ की बात होगी, फेटलिज्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या आ गई यहाँ पर, फेटलिज्म का मतलब कोई चीज निश्चित है, होनी है, तो ये सब क्या हो गया, कोई चीज होनी है, होनी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। विथ रैपिड ऑटोमेशन, विथ अगर स्टार्टिंग में आया तो क्या क्या पढ़ेंगे इसको, ड्यू टू, ड्यू टू रैपिड ऑटोमेशन जॉब रिस्ट्रक्चरिंग सीम्स, तो जो जॉब का रिस्ट्रक्चरिंग है वो ऐसा लग रहा है कि एक इनएविटेबिलिटी है। इनएविटेबिलिटी मतलब रिस्ट्रक्चर होके ही रहेगा, कुछ भी कर लो, रिस्ट्रक्चर होके ही रहेगा, कुछ भी कर लो। अगर आप एंटोनिम में आएंगे तो देखो सारे ही ऐसे एंटोनिम है जो आप सबको पता है, अनसर्टेनिटी, इम्प्रोबेबिलिटी, अवॉइडेबिलिटी, कॉन्टिजेंसी, है ना, डाउटफुलनेस। तो इसका मतलब, सबका मतलब क्या हो जाएगा, सबका मतलब यही हो जाएगा कि यार कोई चीज क्या है, यहाँ पर क्या था, सर्टेनिटी है, यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है। अब आप कहेंगे सर कॉन्टिजेंसी कैसे अनसर्टेनिटी, देखो कॉन्टिजेंसी का मतलब इमरजेंसी, तो इमरजेंसी कभी कभी आती है, जैसे मेरे साथ कल आई इमरजेंसी, तो कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, इमरजेंसी। क्लियर है। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसे पता चलेगा, पीछे ए बी एल ही है तो एडजेक्टिव है, एल वाई है तो एडवर्ब है, अगर टी वाई है तो नाउन है। चलिए आगे, पोलराइजेशन, क्या लिखा हुआ है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब है डिवीजन ऑफ ओपिनियंस ग्रुप इनटू शार्पली अपोजिंग साइड्स। तो यहां पर ये कहा जा रहा है, पोलराइजेशन का मतलब होता है डिवीजन हो जाना, मतलब ओपिनियन मैच ना खाना, डिसएग्रीमेंट हो जाना, या फिर किसी भी दो ग्रुप में किसी भी चीज का बढ़ जाना। तो आप कह सकते हो बाइफर्केशन, स्केजिज्म, है ना, स्केजिज्म। तो स्केजिज्म का मतलब क्या होता है, इसकी कसम, याद करो अपन ने इसकी भी ट्रिक बना रखी थी। स्किज्म, स्किज्म का मतलब क्या होता है, स्किज्म का मतलब होता है कि दो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में लड़ाई होगी,
लड़ाई हो गई तो बॉयफ्रेंड ने कसम खा ली कि ये जो मेकअप किट है, इस मेकअप किट की कसम कि मैंने ऐसा नहीं कहा था या मैंने ऐसा नहीं किया। अब वो मेकअप किट टूट गई, तो जैसे मेकअप किट टूटी तो वो समझ गई इसने झूठी कसम खाई थी, इसकी झूठी कसम खाई थी, तो स्किज्म हो गया। तो इसकी झूठी कसम, स्किज्म, तो वो स्किज्म पढ़ रहे हैं तो इसकी कसम आ रहा है ना, तो बस ऐसे अपन ने ट्रिक याद करी थी, स्किज्म इसकी कसम, और वो टूट गया। तो इसका मतलब क्या है, स्किज्म का मतलब क्या होता है, फूट, है ना, रिफ्ट। देखो रिफ्ट में RIFT, रिफ्ट, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रेगमेंटेशन, विभाजन। रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई किसी का ब्रेन वॉश कर रखा है, रेडिकलाइज कर रखा है उसको, है ना। कट्टर, कट्टर कह सकते हो। डाइकोटोमाइजेशन, तो डाइकोटोमी का मतलब पता है आप लोगों को, डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है। डाइकोटोमी का मतलब होता है एक बंदे ने कोई बात बोली और उसी बात का कोई पैराडॉक्स निकल गया, ठीक है। तो बात का पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आ जाना उसको अपन क्या कहते हैं, या कॉन्ट्रास्ट एक साथ आ जाना।
हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है? आ गई आवाज? चलो चलो, शुक्र है शुक्र है, चलो फटाफट। देखिए, आपने ना बहुत बार पढ़ा होगा लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी। आज क्या है? इलिक्विडिटी। इलिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब पैसा होता है, कैश होता है। तो इलिक्विडिटी का मतलब कैश नहीं, तो नॉट इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस। सिग्निफिकेंट लॉस होगा तभी वो कैश में कन्वर्ट होगा, या कोई ऐसी चीज जो कि कन्वीनियंट नहीं है कैश के लिए, जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, दिक्कत आएगी, उसको अपन क्या कहते हैं? इलिक्विडिटी कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल पढ़िए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आर ओपन इलिक्विडिटी इलिक्विड ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न। अब देखो, जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई जमीन पड़ी है, तो आप उसको तुरंत बेच नहीं सकते, मतलब जल्दी से आपके हाथ में कैश नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है अगर आपको रियल एस्टेट को सेल करना है तो। और उसके बाद भी अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, अगर इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही किसी कंट्री की, तो वो आसानी से बिकेगी भी नहीं आपकी जमीन। हाँ, अनलेस अगर आप उसके ऊपर कोई हैवी डिस्काउंट या कम रेट में अगर उसको नहीं देते हैं तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है नॉन मार्केटेबल, कोई ऐसी चीज है जो मार्केट के लिए नहीं है। फ्रोजन मतलब फ्रीज, टाइड अप मतलब किसी चीज से बंधी हुई है, इनकन्वर्टिबल, रिजिड। तो इन सब का मतलब ये आता है कि कोई चीज ढीठ है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर इधर आओगे तो सारी चीजें फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। तो लिक्विड, कैशेबल, मार्केटेबल, कन्वर्टेबल और फंजिबल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सबका मतलब फ्लेक्सिबल है। तो बस ये वोकैब है, याद रखिएगा। न्यू वोकैब इंट्रोड्यूस हुआ है एडिटोरियल के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है। नाउन अगर बनाना है तो टी वाई लगा दो, एडवर्ब बनाना है तो एल वाई लगा दो, और ये तो एडजेक्टिव है ही, आपको ही पता होना चाहिए ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ना तो इसके पीछे ए एल है, ना तो इसके पीछे ओ यू एस है, ना तो इसके पीछे आई सी है। तो आपको पता किससे चलेगा? एडजेक्टिव है, याद रखना है। इलिक्विड मतलब ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो भाई आगे फटाफट। ओवरटर्न, ओवरटर्न अभी आ रही है ना वॉइस? मैं काम करता हूँ, मोबाइल को रिंगटोन पे सेट कर देता हूँ। हाँ, अभी वैभव का किसी का कॉल आया तो मुझे पता लगता है। आ जाइए। तो ओवरटर्न का मतलब क्या होता है? रिवर्स करना, इनवैलिडेट अ डिसीजन, रूल और सिचुएशन। ओवरटर्न कर देना। देखो, ओवरटर्न का मतलब ये होता है, जैसे पेन है, मैंने इस पेन को यूं ओवरटर्न कर दिया। पहले पेन की जो निब थी वो ऊपर थी, अब मैंने उसको यूं नीचे कर दी, तो ये होता है ओवरटर्न। ये होता है लिटरल मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग में क्या होता है? रिवर्स कर देना, इनवैलिडेट कर देना किसी डिसीजन को, रूल को और सिचुएशन को। ठीक है, अच्छा। रिवर्स, नलीफाई, ओवर रूल, इनवैलिडेट और रेसेंट। रेसेंट का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब। इसलिए आप देखोगे सिनोनिम्स और इसमें कुछ कुछ वोकैब ऐसी हैं जो आपका रिवीजन करवा रही है। द कोर्ट चूज टू ओवरटर्न द अर्लियर वर्डिक्ट। तो अर्लियर वर्डिक्ट को कोर्ट ने क्या करा? ओवरटर्न कर दिया, मतलब नलीफाई कर दिया। तो ओवरटर्न फिल इन दी ब्लैंक में आ सकता है। आप सोचोगे कैंसिल, ऐसा कोई सेंस आएगा, लेकिन ओवरटर्न का ही मतलब होता है कैंसिल करना, इनवैलिडेट करना। ठीक है, चलिए। यार्ड स्टिक, लास्ट वोकैब आज की क्लास की। यार्ड स्टिक का मतलब क्या होता है? यार्ड स्टिक का मतलब होता है कोई ऐसा बेंचमार्क बना देना, कोई भी बेंचमार्क, कोई भी रेंज, कोई भी लेवल सेट कर देना, उसको यार्ड स्टिक कहते हैं। तो बेंचमार्क का मतलब, यार्ड स्टिक का मतलब होता है स्टैंडर्ड और क्राइटेरियन यूज्ड फॉर कंपैरिजन और मेजरमेंट। क्राइटेरियन लिखा है, मतलब एक वो ऐसा मार्क, एक वो ऐसा क्राइटेरियन, क्राइटेरिया नहीं बोलेंगे, क्राइटेरिया मतलब प्लूरल होता है। तो एक क्राइटेरियन और एक स्टैंडर्ड, जिसपे जाकर के हम कंपैरिजन करेंगे या किसी भी चीज को मेजर करेंगे। ठीक है, अच्छा। तो बेंचमार्क, क्राइटेरियन, गेज और बैरोमीटर और टच स्टोन। टच स्टोन, अरे वाह यार, टच स्टोन अभी अभी हमने कुछ दिन पहले ही एडिटोरियल में पढ़ा है। टच स्टोन का मतलब मैंने पढ़ा था बेंचमार्क, टच स्टोन। इस स्टोन को तो टच करना ही पड़ेगा, तभी स्टैंडर्ड मैच होगा। तो टच स्टोन। तो ट्रांसपेरेंसी हैज बिकम द यार्ड स्टिक फॉर जजिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन।
तो बोला जा रहा है जो ट्रांसपेरेंसी है हैज बिकम द यार्डस्टिक। तो ट्रांसपेरेंसी ही अब बेंचमार्क बनती जा रही है जज करने के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को। अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन कैसा है जज करना है तो उसका यार्डस्टिक, उसका बेंचमार्क क्या होगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है। गेस वर्क, इररेलेवेंस, अर्बिट्ररी, अर्बिट्ररी का मतलब मनमाना, रैंडम, मेजर, रैंडमनेस, आइडिया, वेगनेस मतलब अस्पष्ट। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। दैट्स इट दोस्तों, ये थी आज की वोकैबुलरी। बताइए आज की वोकैबुलरी आप लोगों को कैसी लगी, फटाफट फटाफट बताइए। आरसी स्टार्ट करने से पहले देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोगों को अगर दिख रहा हो तो ये मैंने एक्सरे करवाया था। इस एक्सरे में ये जो बोन होती है शोल्डर की, अरे आपको मैं बता नहीं सकता, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो मेरे घर वालों ने देखा, जो हालत हुई, मैंने खुद ने देखा। हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था, हाथ पूरा घुमा हुआ था पीछे। और रात को सोचो, ये बात है 11:30-12 बजे की। रात को 11:30-12 बजे हम सब भागे हैं और ये बोन सेट करी गई है। 4 जनों ने हाथ पकड़ के खींचा है, फिर खट करके आवाज आई है कि बोन हाथ सही जगह सेट हो गई, खट करके आवाज आई है। और आप मानोगे नहीं, इतना दर्द, वो ऐसा पेन, ना आंसू आ रहे थे ना कुछ आवाज निकल रही थी, ऐसा पेन था। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आया जैसे ही उसने पूछा कि 21 डेज तक, जैसे उसने कहा 21 डेज तक आपको ये हाथ मूव नहीं करना है, मेरे माइंड में एक ही सवाल था कि यार अगर मैं 5 मूव डाल दिया होता तो शायद मैं रेस्ट कर लेता। अगर 28 तारीख निकल गई होती तो शायद मैं रेस्ट कर लेता। लेकिन मैंने कहा सर इस वाले हाथ से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ये आप करो, आप कुछ भी करो शरीर के साथ, बस ये हाथ का एंगल यही रहना चाहिए। आप ये भी मूव कर सकते हो, बस ये वाली बोन मूव नहीं होनी चाहिए। कपड़े भी मुझे मेरी वाइफ ने ड्रेस चेंज करवाई है। बाल भी देखो, अगर आज सेट नहीं है तो बाल भी उन्होंने ही बनाए हैं, माइक भी उन्होंने ही सेट करा है। बस यही है कि 28 तारीख तक मैं, या 28 तारीख के बाद भी वैसे आपका एग्जाम है तो मैं 28 के बाद थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम भी करूंगा तब भी चलेगा। 28 तक मुझे कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ा आप लोग को, और आप लोग को याद हो। मैं क्यों, ऐसा नहीं है कि यार मैं 2-3 दिन की छुट्टी ले सकता था, मैं ले सकता था, लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे भी पता है इन क्लासेस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि 28 तारीख बहुत पास में आ रही है। और दूसरी चीज, अगर आपको याद हो, एक बार मेरे यहाँ पर इस हाथ में या फिर राइट हैंड साइड पे अगर आपको याद होगा तो मेरे को यहाँ पर बहुत मोटा वो हो गया था, बाल तोड़ हो गया था। तब मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे उस हालत में, जब स्टूडियो भी बन रहा था, अगर कोई स्टूडेंट है उस टाइम का, तो वो क्वेश्चन, वो पैटर्न सीधा एग्जाम में आ गया था। तो पता नहीं, कहीं ना कहीं पीछे बैक ऑफ द माइंड ये बिलीफ है कि आज भी हाथ में लगी है और आज भी मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, क्या पता अगर वो एग्जाम में आ गए तो। बस ये थोड़ा सा बिलीफ है और मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है, चलिए आज ये स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता है मैंने देखो पैराग्राफ बना रखे हैं। ये पहला पैराग्राफ है, ये देखो, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये देखो, 2 पैराग्राफ हो गए। ये तीसरा पैराग्राफ है, ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक ये चौथा पैराग्राफ है। ये जो आर्टिकल है ना, आप लोगों को मजा आ जाएगा ये आर्टिकल करके। ये आर्टिकल आपको पहले तो समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है आर्टिकल में, धीरे धीरे आपका फ्लो बनेगा, कहानी बनेगी धीरे धीरे। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन आंसर एक बारी को देखो। ये क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ही 2 लाइन का है और आपको पता है हमें घबराना नहीं है, हम क्वेश्चन आंसर ही ऐसे करते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, बेस्ड ऑन दी ऑथर एनालिसिस, कहा जा रहा है बेस्ड ऑन दी ऑथर एनालिसिस ऑफ दी डाइवर्जेंस बिटवीन एवरेज एंड मीडियन वेल्थ। अब आपको बताना है ऑथर ने कुछ एनालाइज करा है। क्या एनालाइज करा है, ऑथर ने डाइवर्जेंस ढूंढा है एवरेज और मीडियन वेल्थ में। अच्छा, एवरेज और मीडियन वेल्थ में उसने कोई एनालाइज करा होगा, कोई डाइवर्जेंस ढूंढा है उसने। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स इन इंडिया। तो आपको ही बताना है उसने जो एनालाइज करा कि जो डाइवर्जेंस आ रहा है एवरेज और मीडियन वेल्थ में, तो आप बताइए आप लोग क्या इन्फर कर सकते हैं, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है इकोनॉमिक गेन्स का इंडिया के अंदर। तो आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप लोग, कि जो ऑथर है वो कोई डाइवर्जेंस बता रहा होगा
क्या डाइवर्जेंस बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को आंसर करना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू। ये तो बहुत तगड़े क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है। मतलब आपको इसमें से कौन सा सही कर दें, अगर अपन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही कर दें जिससे कि वीक हो जाए। क्या वीक हो जाए? ऑथर का क्लेम। ऑथर का क्या क्लेम है? सर्ज इन डॉलर मिलीनियर्स इज एविडेंस ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन वो कैब भी हमने पढ़ी है, मतलब पोलराइजेशन वो कैब है, उसको छोड़ो। यहां पे क्या कहा जा रहा है, जो डॉलर मिलीनियर्स है इज एविडेंस ऑफ पोलराइजेशन। तो जो डॉलर मिलीनियर्स बन रहे हैं वो एविडेंस है पोलराइजेशन का। तो ऐसा ऑथर ने क्यों कहा? ऑथर ने क्यों कहा यहां पर जो मिलीनियर्स बन रहे हैं, डॉलर वाले जो मिलीनियर्स बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन है। तो जो भी बात ऑथर ने कही होगी उसको अपन को वीक करना है, हमें उसकी उल्टी बात करनी है, उसके रिलेशन को ब्रेक करना है। ठीक है, क्लियर है? बहुत तगड़े क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर द ऑथर असर्शन। ऑथर असर्शन का मतलब ऑथर का जो दावा है, क्या दावा है कि लिमिटेड रीच ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इज एन इनइक्वालिटी मल्टीप्लायर। कहा जा रहा है जो लिमिटेड रीच है फाइनेंशियल एसेट्स की, ये क्या है? एक इनइक्वालिटी मल्टीप्लायर। इससे इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऐसा ऑथर ने कहा है। अब आपको बताना है इस बात को कौन सी चीज सपोर्ट कर रही है। तो आपको सपोर्ट वाला ढूंढना है, आपको कहना है हाँ भाई हाँ ये इनइक्वालिटी मल्टीप्लायर है, वो कौन सी बात होगी। तो जब अपन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन दी पैसेज लीस्ट लाइकली वाला क्वेश्चन है, मतलब फॉल्स बताना है। किस चीज का फॉल्स बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज रिगार्डिंग इंडियाज इकोनॉमिक रोड मैप। अब आप जब पूरा पैसेज पढ़ोगे तो इंडिया के इकोनॉमिक रोड मैप के बारे में आपको बताना है। भाई इंडिया का जो इकोनॉमिक रोड मैप है वो क्या बताया गया पैसेज में। अब आपने पढ़ रहा होगा कि यार इंडिया का इकोनॉमिक रोड मैप क्या बताया पैसेज में। अब आपको बताना है वो कौन सा एक ऑप्शन है जो कि लीस्ट लाइकली है, मतलब जो कि फॉल्स है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, QOD होगा ये। अब यहां पर ही बोला जा रहा है कंसीडर दी फॉलोइंग 5 हाइपोथेटिकल पॉलिसी प्रपोजल। आप लोग बहुत हाइपोथेटिकल पढ़ते हैं ना, तो हाइपोथेटिकल का मतलब इन्होंने 5 आपको प्रपोजल्स दिए हैं, 5 पॉलिसी प्रपोजल आपके सामने रखे हैं। प्रपोजल 1 2 3 4 5 और सब प्रपोजल के नाम हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये क्या लिखा हुआ है? एप्सिलन है, एप्सिलन लिखा हुआ है। कोई डेल्टा के आगे की कहानी है, मैं तो पहली बार देख रहा हूं। तो ये 5 आपके सामने इन्होंने प्रोजेक्ट रखे, प्रपोजल रखे। अब आप बताएंगे कि बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन दी पॉलिसी लेसन। अब देखो आपने पॉलिसी लेसन क्या सीखा आज के पैसेज से। हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो पैसेज में कुछ पॉलिसी के लिए लेसन है, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। उस लेसन के ऊपर आउटलाइन इन दी फाइनल पैराग्राफ, जो फाइनल पैराग्राफ में पॉलिसी लेसन आपको मिला है, विच प्रपोजल वुड दी ऑथर एडवोकेट। एडवोकेट मतलब ऑथर सपोर्ट करेगा बहुत ज्यादा। ऐसा कौन सा प्रपोजल है जिसको ऑथर एडवोकेट करेगा, सपोर्ट करेगा? ये क्वेश्चन का लेवल देखो तुम। एप्सिलन ही होगा ये, आई थिंक, या ई साइलेंट होगा इसमें, नहीं एप्सिलन ही होगा, एप्सिलन। ठीक है, एप्सिलन डेल्टा के बाद की कहानी है कोई। क्या यहां तक क्लियर है? ये 5 क्वेश्चन आज की क्लास के मैं आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन कराऊंगा। और तो नहीं है? नहीं और नहीं है। चलो आ जाओ। अब देखो आपने जब क्वेश्चन आंसर पढ़े आपको समझ में आ गया, ये पैसेज दिमाग खोल देगा, पूरा पूरा दिमाग खोल देगा आपका। मैं वापस से एक बार रिकॉल करता हूं चीजों को। आपको एक तो पॉलिसी लेसन समझना है, वो भी लास्ट पैराग्राफ से समझना है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको डाइवर्जन समझना है, क्या डाइवर्जन है, कौन प्रॉफिट उठा रहा है, इकोनॉमिक गेन कौन उठा रहा है, ये पकड़ना है आप लोगों को। और आप लोगों को क्या पकड़ना है कि भाई इनइक्वालिटी मल्टीप्लायर ऑथर ने किसको कहा है? इकोनॉमिक मल्टीप्लायर। क्यों इकोनॉमिक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर नहीं, इनइक्वालिटी मल्टीप्लायर। इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रही है, क्या रीजन बताए ऑथर ने, और हमारा इंडिया का इकोनॉमिक रोड मैप क्या है, वो आप लोग को पकड़ना है। ठीक है, चलिए आप लोग को मैं टाइमर दे रहा हूं 1.5 मिनट का। आप लोग 1.5 मिनट का टाइमर लीजिए और मुझे फटाफट रीड करके बताइए। आ जाओ, बनाओ।
सर एक्चुअली जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया था। बताता हूँ सर अभी। हाँ भाई, सर एक्चुअली शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, मतलब एक गलत एंगल से फोन उठा लिया तो शोल्डर घूम गया था, है ना। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम शायद मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को देख रहा था क्या हालत थी। और अभी स्टूडेंट आरसी की भी इतनी अच्छी इनकी तैयारी नहीं थी, तो इसलिए मुझे आरसी इनको तगड़े करवाने थे, इसलिए मैंने एडिटोरियल के और लेवल बढ़ा दिया। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन एडिटोरियल को। रीड कर लिया आप लोगों ने? अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे रीड करा है, मैं जिस तरीके से आप लोग को सिखाता हूँ वो कैसे सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, मैं ऐसे सिखाता हूँ। इंडियाज वेल्थ स्टोरी इज इंक्रीजिंगली टोल्ड थ्रू अ कंफ्यूजिंग सेट ऑफ हेडलाइंस। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो इंडिया की वेल्थ स्टोरी है इज इंक्रीजिंगली टोल्ड थ्रू अ कंफ्यूजिंग सेट ऑफ हेडलाइंस। तो इंडिया की वेल्थ स्टोरी को बताया जा रहा है कैसे? एक कंफ्यूजिंग सेट ऑफ हेडलाइंस के द्वारा बताया जा रहा है। मतलब कंफ्यूजिंग का मतलब, इसका मतलब कोई चीज क्रिस्टल क्लियर नहीं है। वन ऑन दी वन हैंड, एक तरफ तो द कंट्री इज एडिंग न्यू डॉलर मिलीनियर एट द ब्रिक्स स्पेस, कहा जा रहा है एक तरफ तो जो कंट्री, कौन सी कंट्री? इंडिया की बात हो रही है, इंडिया ऐड कर रही है न्यू डॉलर मिलीनियर्स, जो मिलीनियर्स हैं लेकिन डॉलर लगाया हुआ है, तो डॉलर मिलीनियर्स बहुत तेजी से ब्रिक्स स्पेस से क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर ऑन दी अदर, अदर हैंड पे क्या कहा जा रहा है? द एवरेज इंडियन एडल्ट इज नॉट मटेरियली बेटर ऑफ देन अ फ्यू ईयर। आप लोग ये तो समझ गए। मटेरियली, मटेरियली का मतलब क्या है? सच में पैसों के लिए। मटेरियली का मतलब आप पैसे बोल सकते हो, एसेट्स बोल सकते हो, फाइनेंस बोल सकते हो। तो कहा जा रहा है एक तरफ तो हम डॉलर मिलीनियर्स ऐड कर रहे हैं बहुत तेजी की स्पीड से, फिर दूसरी तरफ जो एवरेज है, जो एवरेज इंडियन एडल्ट्स है, एवरेज इंडियन एडल्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा? एडल्ट्स की बात हो रही है। एवरेज जो इंडियन एडल्ट्स है इज नॉट मटेरियली बेटर ऑफ, बेटर ऑफ का मतलब अच्छे नहीं है। किससे? अ फ्यू ईयर को, जो फ्यू ईयर पहले, कुछ साल पहले जो एवरेज एडल्ट्स थे वो फिर भी मटेरियली साउंड थे, अभी वाले उतने साउंड नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टैटिकल कॉन्ट्राडिक्शन। कह रहा है ये सिर्फ स्टैटिकल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कह रहा है कि ये सिर्फ स्टैटिकल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इट इज अ वार्निंग दैट इनइक्वालिटी हैज मूव्ड फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक नैरेटिव। कहा जा रहा है इट इज अ वार्निंग, ये एक वार्निंग है कि जो इनइक्वालिटी है हैज मूव्ड। अब जो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब समझ रहे हो आप? मैं बताता हूं, देखो इनइक्वालिटी यहां पर क्या है। ऊपर पढ़ो एक बार, क्या कहा? हम तो भाई डॉलर मिलीनियर्स जो है वो बहुत तेजी की स्पीड से हमारे इंडिया में ऐड हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मिलीनियर्स बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एवरेज एडल्ट है, इंडियन एडल्ट है, वो यहां पर कहीं ना कहीं पहले के जो एवरेज एडल्ट होते थे उतने साउंड नहीं है, उतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उतना उनके पास एसेट नहीं है। ठीक है, ओके। फिर आगे कहा जा रहा है ये सिर्फ स्टैटिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। स्टैटिकल कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो गया? पहले वाले देखो अच्छे थे, अब वाले अच्छे नहीं है। तो कहा जा रहा है स्टैटिकल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बल्कि एक वार्निंग है। क्या वार्निंग है? कि जो इनइक्वालिटी है वो मूव कर रही है मार्जिन से। पहले मार्जिन की इनइक्वालिटी हुआ करती थी, अब वो मूव कर रही है फ्रॉम डैश टू डैश। कहां पे मूव कर रही है? द सेंटर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक नैरेटिव। इसका मतलब क्या है? कोई चीज अगर मार्जिन से सेंटर पर आ रही है, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, ये हमारा पेज है, मार्जिन का होता है, यहां पर होता है साइड में मार्जिन होता है। अब ये मार्जिन उठ करके सेंटर में आ जाए तो बड़ी बात नहीं हो जाएगी। अगर मार्जिन साइड में है तो आप कहोगे अच्छा है मार्जिन है, अब ये बीच में आ जाए तो पेज खराब नहीं हो गया? पेज खराब हो गया ना। तो इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि जो पहले चीज मार्जिन में हुआ करती थी अब वो सेंटर में आ गई है, मतलब अब ये जो इनइक्वालिटी बढ़ गई है, ये इडियोमेटिक तरीका है लिखने का, इनइक्वालिटी बढ़ गई है। Recent global wealth data places India among the world's most
अनइक्वल सोसाइटी। तो बोला जा रहा है जो रिसेंट ग्लोबल वेल्थ डाटा निकल करके आ रहा है, डाटा यहाँ पर सिंगुलर लिखा गया है इसलिए प्लेसेस लगाया गया है, वो डाटा प्लेस कर रहा है इंडिया को कहां पे प्लेस कर रहा है, वर्ल्ड के मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज में। तो वर्ल्ड में मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज जो है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को भी ये प्लेस कर रहा है। फिर कहा जा रहा है विथ वेल्थ कंसंट्रेशन नाउ कंपेरेबल टू दैट ऑफ फार रिचर इकोनॉमी। अब सुनना, विथ कोमा के बाद विथ है, इसका मतलब क्या है, ड्यू टू। तो आप पढ़ोगे क्यों क्यों ये यहाँ पर हमारे को वर्ल्ड के मोस्ट अनइक्वल सोसाइटी में क्यों ये हमारे को प्लेस कर रहा है, तो रीजन दे रहा है क्यों कर रहा हूं मैं प्लेस, मैं इसलिए प्लेस कर रहा हूं ड्यू टू जो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे वेल्थ इकट्ठा हो रही है, जहां पे वेल्थ बढ़ रही है। कहा जा रहा है नाउ कंपेरेबल टू, अब देखना सुनना मेरी बात को, अगर यहां पे टू लिखा है और यहां पर विथ लिखा है तो इन दोनों में फर्क को समझो आप। कंपेरेबल या कंपेयर टू और कंपेयर विथ में फर्क पता है आप लोग को, मैं बताता हूं कुछ। देखो कंपेयर कंपेयर ही है ना ये, अब हमारे को यहां पे एडजेक्टिव चाहिए था तो कंपेरेबल लिख दिया, तो कंपेयर टू से निकला है। तो कंपेयर टू और कंपेयर विथ में फर्क समझो। देखो कंपेयर विथ का मतलब तब अपन लगाते हैं जब अपन दोनों में डिफरेंस ढूंढते हैं। दोनों में डिफरेंस का मतलब मैं अभी आपको बताता हूं। मान लो मैंने यहां पर एक स्क्वायर बनाया, ये भी एक कंसेप्ट है, समझ लो, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। एक मैंने यहां पे सर्किल बनाया, मैंने इसके अंदर 1 2 और 3 पॉइंट, 1 2 और मैंने 3 पॉइंट इसमें लगा दिए। अब अगर मान लो मैं कंपेरेबल टू लिख रहा हूं, मतलब अगर मैं कंपेयर टू लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं सिमिलरिटी ढूंढूंगा, मेरा डिफरेंस पे ध्यान नहीं जाएगा। तो अगर मैंने कंपेयर टू लिखा तो इसका मतलब इसमें सिमिलर चीजें क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें भी 3 डॉट है और इसमें भी 3 डॉट है, इसको अपन क्या कहते हैं, कंपेयर टू कहते हैं। अगर मैं कहूं इसमें कंपेयर विथ करो तो आप कहोगे सर ये स्क्वायर है, सर्किल है, ये कंपेयर विथ है। क्या अब आप भूलोगे, बताओ? नहीं, इसमें वो नहीं आता है कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, वो लफड़ा इसमें नहीं होता है, ठीक है। वो लफड़ा होता है एंग्री के साथ, एंग्री विथ और एंग्री एट। यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर आपने विथ लगा दिया तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क बताओ। दोनों में फर्क है सर ये स्क्वायर है, सर्किल है। अगर मैंने टू लगा रखा है मतलब सेम क्या है, सिमिलर चीजें क्या है वो बताओ। तो सिमिलर चीजें सर यहाँ पे भी 3 डॉट है, यहाँ पे भी 3 डॉट है। अब यहां पर कंपेरेबल टू को लगा करके पढ़ो। कैसे पढ़ोगे, आपने कहा रिसेंट ग्लोबल वेल्थ डाटा आया है, उसमें इंडिया को रखा है वर्ल्ड के मोस्ट अनइक्वल सोसाइटी में, क्योंकि ड्यू टू वेल्थ कंसेंट्रेशन नाउ सिमिलर टू। अब भाई कंपेरेबल टू है तो सिमिलर टू बोल सकता हूं मैं, सिमिलर टू दैट ऑफ फार रिचर इकोनॉमीज। तो बोला जा रहा है जैसे फार रिचर इकोनॉमीज हैं, जो बहुत ज्यादा रिच इकोनॉमीज हैं, जैसे कि यूएस हो गया, चाइना हो गया, है ना, जो भी हमारी जो रिचेस्ट इकोनॉमीज हैं वो, तो यहां पर ये बोला जा रहा है उनमें जहां जहां पर वेल्थ होती है, मतलब जिस अपन कह सकते हैं जिस स्टेटस पे, है ना, जिस स्टेटस पे जिस सेगमेंट में वेल्थ होती है, वैसे ही सेम वेल्थ हमारे इंडिया में भी वहीं कंसंट्रेशन हो रहा है। मतलब वेल्थ हर किसी को नहीं मिल रही है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। पूरा जो पैसेज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। क्या आपको पहला पैराग्राफ समझ में आ गया क्या, बताइए? समझ में आ गया पूरा पैसेज? मैं वापस से पहला पैराग्राफ को समराइज कर रहा हूं, सुनिएगा। पहले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा सर, जब हम पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना, तो पहले पैराग्राफ में बोला जा रहा है कंफ्यूजिंग हेडलाइंस आ रही है। किसको लेकर के हेडलाइंस का मतलब क्या होता है कि न्यूज आना, पता लगना कि भाई क्या चल रहा है। तो हेडलाइंस इसको लेकर के इंडिया की वेल्थ स्टोरी, कि इंडिया अमीर हो रहा है, तो इंडिया की वेल्थ स्टोरी को लेकर के कंफ्यूजिंग हेडलाइंस आ रही है। कोई कह रहा है वेल्दी हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने आगे बढ़ा, हमने कहा भाई मिलीनियर्स तो बन रहे हैं, लेकिन जो एवरेज एडल्ट्स हैं, जो और जो बिजनेसमैन है और जो लोग हैं और जो हाउस होल्ड्स हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं, वो कहीं ना कहीं उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे, या वो और गरीब होते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर सेंस आ रहा है। और यहाँ पर ये भी सेंस आ रहा है जितने पहले लोग वेल सेटल थे उतने अभी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक वार्निंग है कि हमारे भी कंट्री में इनइक्वालिटी फैल रही है। इनइक्वालिटी फैलने का मतलब क्या है कि जो वेल्दी हैं वो और वेल्दी होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी फैल रही है, और ये इनइक्वालिटी सिमिलर टू, सेम वैसे ही है जैसे कि फार रिचर इकोनॉमिक्स में है।
मतलब जो और भी रिच इकोनॉमीज हैं, कंट्रीज हैं, वहां पर जैसा होता है वैसे ही अब इंडिया में होना स्टार्ट हो गया। अभी पहला पैराग्राफ क्लियर, ठीक है। द कंपैरिजन इज अनसेटलिंग नॉट बिकॉज इट फ्लैटर्स इंडिया। कहा जा रहा है कि जो कंपैरिजन है वो अनसेटलिंग है, मतलब वो सही नहीं है। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि हमें इंडिया को क्या लगाना है, मक्खन लगाना है, बट बिकॉज इनइक्वालिटी इन सेवरल एडवांस इकोनॉमीज हैज ईज्ड इन रीसेंट ईयर्स व्हाइल इट हैज वर्सनड हियर। कहा जा रहा है क्यों ये अनसेटलिंग है, ये अनसेटलिंग इसलिए है क्योंकि जो सेवरल एडवांस इकोनॉमी है, जो फार रिचर इकोनॉमीज है, उसमें ये चीज ईज हो रही है, मतलब कम हो रही है, इनइक्वालिटी खत्म हो रही है, ईज हो रही है इन रीसेंट ईयर, रीसेंट कुछ ईयर में, जबकि इट हैज वर्सेंड, वर्सेंड का मतलब और बद से बदतर हो रही है हियर, मतलब इंडिया में। आई बात समझ में, बताओ। अब आगे बढ़िए। दैट डाइवर्जन, देखो अब डाइवर्जन आ गया, अब इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ गया। आई बात समझ में, आपको बताओ। हाँ भाई, अब बात समझ में आ गई आपको, चलो सुनो। द कंपैरिजन इज अनसेटलिंग नोट, अच्छा ये तो पढ़ लिया था। अब डाइवर्जन वाली बात आ गई तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दैट डाइवर्जन, ये जो डाइवर्जेंस है, कौन सी डाइवर्जेंस है भाई, बाहर की जो इकोनॉमी है, बाहर की मतलब जो एडवांस इकोनॉमी है, वहां तो ये सब चीजें सही हो रही है, वहां इनइक्वालिटी इतनी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर और इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो ये जो डाइवर्जेंस है ये सजेस्ट कर रहा है कि जो आउटकम्स है आर शेप्ड लेस बाय इनएविटेबिलिटी एंड मोर बाय पॉलिसी डिजाइन। देखा, पॉलिसी की बात आ गई। तो कहा जा रहा है ये जो आउटकम्स आ रहे हैं इसको शेप दिया जा रहा है, मतलब इसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, किससे, इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी का मतलब जो चीज होनी है उससे तो कम इंपैक्ट पड़ रहा है इस पे, बल्कि पॉलिसी डिजाइन से ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। मतलब हमारे इंडिया में पॉलिसी डिजाइन सही नहीं हो रही है, पॉलिसी मेकर पे सवाल उठाया जा रहा है। द मोस्ट रिवीलिंग insight lies in the divergence between average and median wealth। तो कहा जा रहा है जो मोस्ट रिवीलिंग इंसाइट है lies in the divergence between average and median wealth। तो कहा जा रहा है जो सबसे रिवीलिंग इंसाइट है जिससे हमारे को चीजों को पता चलेगा वो है एवरेज और मीडियन वेल्थ का। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो एवरेज और मीडियन वेल्थ का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो एवरेज वेल्थ पर एडल्ट हैज डिक्लाइन। तो जो एवरेज वेल्थ है पर एडल्ट वो गिर रही है इन रियल टर्म्स। इन रियल टर्म्स का मतलब आपको पता है क्या होता है? देखो, जब भी रियल टर्म्स की बात आती है, रियल टर्म्स का मतलब होता है इन्फ्लेशन को अगर आप काउंट कर रहे हो तो। एक होता है आप इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं कर रहे, आप ये मान करके चल रहे हो पहले मान लीजिए आपके पापा 30,000 कमाते थे, आज वो 60,000 कमा रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हो, जस्ट डबल होगी सैलरी। डबल नहीं हुई है, आपने इन्फ्लेशन उसमें ऐड नहीं करा। अगर इन्फ्लेशन ऐड करोगे तो वो उतनी ही है जितनी पहले 30,000 थी, आज के 60,000 भी 30,000 ही। ठीक है, तो अगर मैं रियल टर्म्स लिख रहा हूं इसका मतलब ये है मैं इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए बात कर रहा हूं। ये इकोनॉमिक की लैंग्वेज है, आपको पता होनी चाहिए। तो रियल टर्म्स में अगर अपन देखें तो एवरेज वेल्थ पर एडल्ट डिक्लाइन हो रही है, वहां पर मीडियन वेल्थ जो है वो मोडेस्टली का मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा हाई हो गई, नहीं, मामूली सी बढ़ी है। पहले 1 रुपया कमाता तो अब 2 रुपये कमा रहा है, तो यार 1 रुपया 2 रुपया तो 100% इंक्रीज हो गया। नहीं, पहले अगर 50 रुपये कमा रहा था तो अब 51 रुपये कमा रहा है। तो राइज एंड मोडेस्टली का मतलब मामूली सा बढ़ा है, पहले 50 रुपये तो अब 51 रुपये वो कमा रहा है। ठीक है, दिस टेल अ ड्यूअल स्टोरी। अब ये दो स्टोरी यहां पर बताता है। दो स्टोरी क्या है? अ सेगमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब देखो हाउस होल्ड की बात हो रही है, हाउस होल्ड का एक सेगमेंट है किसका, हाउस होल्ड का। तो सेगमेंट का मतलब पोर्शन होता है, पोर्शन को हम अनकाउंटेबल ही मानते हैं। तो वो जो सेगमेंट है इज एक्सपीरियंसिंग स्लो। तो हाउस होल्ड का एक सेगमेंट स्लो ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, पहले 10 फिर 11 फिर 12, इसको इंक्रीमेंटल कहते हैं, एक एक पॉइंट बढ़ना। एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको कहते हैं, पहले 2 था फिर 4 हो गया, फिर 4 से 8 हो गया, है ना, फिर 8 से 16 हो गया, 16 से 32 हो गया, तो उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। इंक्रीमेंटल मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। तो कहा जा रहा है वो स्लो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वहीं उसी तरफ जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है एट द वेरी टॉप इज एक्सेलरेटिंग सो रैपिडली दैट इट ओवरवेल्म दोज गेन व्हेन एवरेज आर कैलकुलेटेड। अब देखो क्या कहा जा रहा है,
यहां पर ये कहा जा रहा है कि जो सेगमेंट है हाउस होल्ड का वो एक्सपीरियंस कर रहा है स्लो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। और अगर हम उसी दौरान अगर अपन वेल्थ देखें, वेल्थ एक्यूमुलेट हो रही है, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठी हो रही है। तो वेल्थ कहां पे इकट्ठी हो रही है? वेल्थ किसको मिल रही है? वेरी टॉप लेवल के लोगों को वेल्थ मिल रही है, इज एक्सेलरेटिंग सो रैपिडली। तो टॉप पे जाकर के टॉप के लेवल को, जो टॉप के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा वेल्थ मिल रही है। इट ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब ये ओवरवेल्म कर रही है, ढक रही है किसको? दोज गेन्स, उस गेन को जब अपन एवरेज के गेन्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप एवरेज की गेन को कैलकुलेट करोगे तो उस एवरेज की गेन को लगभग खत्म कर रही है कौन? जो वेरी टॉप पे बैठे हैं, उनकी जो वेल्थ यहां पर तेजी से बढ़ रही है। क्लियर? इसका मतलब यहां पर यही साफ सीधी बात बोली गई है कि जो वेल्दी हैं वो वेल्दी होते जा रहे हैं, जो एवरेज है उनका गेन कोई गेन है ही नहीं। दी सर्ज इन मिलीनियर्स इज नॉट एविडेंस ऑफ ब्रॉड प्रोस्पेरिटी, इट इज एविडेंस ऑफ पोलराइजेशन। तो कहा जा रहा है जो सर्ज हो रहा है मिलीनियर्स में, वो कोई एविडेंस नहीं है कि प्रोस्पेरिटी आ रही है, अच्छी चीज हो रही है इंडिया में, नहीं, वो एविडेंस है बल्कि पोलराइजेशन का। और पोलराइजेशन किसमें? जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। अब अगर आप देखोगे ये जो पहली स्लाइड है, आपको पहली स्लाइड पढ़ करके, है ना, ये लग रहा होगा पहली स्लाइड पढ़कर ही कि यार ये क्या पैसेज है, पर ऐसे ही पैसेज आपके एग्जाम में आते हैं और आप इसके भी क्वेश्चन आराम से बनाओगे। तो मैं अगेन, पहला पैराग्राफ में अपन ने क्या पढ़ा था? पहले पैराग्राफ में अपन ने पढ़ा था मिलीनियर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो एवरेज एडल्ट्स हैं वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, अभी वो उतने साउंड नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। उसके बाद हमने यहाँ पर यह भी पढ़ा कि जो वेल्थ डाटा है, वो जो वेल्थ डाटा की रिपोर्ट है, उसने इंडिया को अनइक्वल सोसाइटी में रख दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इनइक्वलिटी बढ़ रही है, दूसरी कंट्री में नहीं बढ़ रही है, दूसरी कंट्री में इनइक्वलिटी कम हो रही है। तो कुल मिलाकर के एट दी एंड अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर जो मिलीनियर्स बढ़ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोस्पेरिटी आ रही है, उसका मतलब ये है कि पोलराइजेशन हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है। क्लियर? ठीक है। अब देख, अब अपन जा सकते हैं क्वेश्चन आंसर पे, लेकिन दिस पोलराइजेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो पोलराइजेशन वाला पैसेज एक बार कंप्लीट कर लो, है ना, या एक काम करते हैं, रुको फिर आप लोग भूल जाएंगे ना, हाथों हाथ निपटाते हैं। ये पोलराइजेशन वाले क्वेश्चन को बाद में करेंगे, अपन ये डाइवर्जन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। डाइवर्जन वाला तो पढ़ लिया ना सबने, आ जाओ डाइवर्जन वाला क्वेश्चन करते हैं पहले, फटाफट चलो डाइवर्जन वाला क्वेश्चन करेंगे। ये है क्या डाइवर्जन? हाँ ये रहा, इसको बनाओ फटाफट। क्या कह रहा है ये? आंसर दो। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है नहीं है। आपने अभी अभी क्या पढ़ा? डाइवर्जन आ रहा है, एवरेज और मीडियन वेल्थ में आ रहा है डाइवर्जन, ठीक है। तो आप बताइए आप क्या चीज इन्फर कर सकते हैं जो इकोनॉमिक गेन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इंडिया में? पढ़ते हैं। आपने एक को पढ़ा, द डिक्लाइन इन रियल एवरेज वेल्थ इंप्लाइज दैट टोटल वेल्थ ऑफ द नेशन हैज श्रंक डिस्पाइट द राइज इन नंबर ऑफ मिलीनियर्स। तो यहां पर ये कहा जा रहा है फर्स्ट में कि जो वेल्थ है, टोटल वेल्थ है नेशन की, वो कहीं ना कहीं गिर रही है। अब हमने ऐसा पढ़ा क्या टोटल जो वेल्थ है इंडिया की वो गिर रही है? ये पढ़ा अपन ने टोटल वेल्थ गिर रही है? नहीं सर, हमने टोटल वेल्थ तो कुछ नहीं पढ़ा, हटाओ। द राइज इन मीडियन वेल्थ सजेस्ट, भाई मीडियन वेल्थ में राइज हो रहा है क्या? चेक कर लेंगे। दैट द बॉटम 50% ऑफ पॉपुलेशन इज एक्यूमुलेटिंग वेल्थ फास्टर देन टॉप 1, नहीं कभी भी नहीं। हमने तो बल्कि यहां पर ये पढ़ा जो टॉप के लोग हैं उनकी वेल्थ बढ़ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला भी कट हो गया। द इकोनॉमिक गेन्स ऑफ द मिडिल क्लास आर स्टैटिकली सिग्निफिकेंट। अच्छा, मिडिल क्लास का जो
गेन है वो स्टैटिकली बहुत ज्यादा है, बट आर बीइंग मैथमेटिकली नेगेटेड बाय द मैसिव लॉसेस इनकर्ड बाय अल्ट्रा रिच इन रियल टर्म्स। हमने ये भी नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट तो पढ़ा ही नहीं। देखो इधर आओ, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मोडेस्टली है, ये देखो मीडियन वेल्थ हैज राइजन मोडेस्टली। मोडेस्टली का मतलब मामूली होता है, वो सिग्निफिकेंट लिख रहा है, तो वो आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट की वजह से गलत हो गया। अच्छा अब डी में आओ, वाइल द टिपिकल इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड बाय द मीडियन, जो कि बताया गया मीडियन के द्वारा, हैज सीन स्लाइट इंप्रूवमेंट। हाँ स्लाइट मतलब मोडेस्टली, हाँ ये तो हमने पढ़ा है सर। दी ओवरऑल वेल्थ पूल, जो ओवरऑल वेल्थ पूल है जो कि एवरेज के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, हैज श्रंक इन रियल टर्म्स। हाँ ये भी पढ़ा हमने, रियल टर्म में वो डिक्लाइन हो रहा है। सजेस्टिंग दैट, क्या सजेस्ट कर रहा है? द एक्सेलरेटेड एक्यूमुलेशन एट द टॉप इज सब्सटेंशियली बट परहैप्स नॉट लार्ज इनफ टू ऑफसेट द एग्रीगेट डिक्लाइन कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन अक्रॉस द वाइडर पॉपुलेशन। ये ले भाई डी आंसर आ गया। अब आप खुद बताओ, इतने तगड़ा क्वेश्चन, कितना तगड़ा क्वेश्चन था, आपने आंसर दिया, खुद दिया, डी आंसर आया आप लोग का। कैसे आया? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने देखा, नेशन की बात नहीं कट कर देता हूं। आपने बी को पढ़ा, आपने कहा यार ये तो कह रहा है टॉप 1% से वो ज्यादा है, ये तो उल्टी बात कर रहा है, कट कर देता हूं। आपने सी को पढ़ा, सी में सिग्निफिकेंट वर्ड आते ही आपने कहा कट कर देता हूं। आपने जैसे ही डी को पढ़ा आपने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, स्लाइड इंप्रूवमेंट पढ़ा था, तो जैसे ही आपने डी को पढ़ा आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लेकिन आपने लगाया नहीं, आपने ई को पढ़ा। The dual story implies that wealth accumulation is a zero-sum game where the rise of millionaires directly caused the decline of the median household saving। हम नहीं कह सकते कि डायरेक्टली वो कारण बना है डिक्लाइन का मीडियन हाउसहोल्ड सेविंग का। हम कैसे कहते हैं, पैसेज में तो लिखा ही नहीं है, तो ई भी आपने कट कर दिया। अब जाकर के आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? डी आ गया। बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन? अब आप खुद देखिए, जो क्वेश्चन अगर आप किसी नॉर्मल स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दिखा दो, वो घबरा जाएगा, कहेगा पागल है क्या कर रहा है, लेकिन आप ये क्वेश्चन आराम से बना पा रहे हो, यही तो हमारी क्लास का एक रिजल्ट है जो आपको सिर्फ 7 दिनों में पता लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पोलराइजेशन को आप लोग पढ़िए, पोलराइजेशन जब खत्म होगा तो पोलराइजेशन वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। लो भाई बनाओ। और आज के एडिटोरियल से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरे यार कहाँ रखो इसको? चलिए भाई 30। अब देखो मेरे को एक बात बताओ यार, कोई स्टूडेंट अगर मुझे फॉलो कर रहा है रेगुलर, आप बताओ ये जो पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ अपन जा रहे हैं, इससे थोड़ी तो आप लोगों को राहत मिल रही होगी। हाँ यार पैसेज को ऐसे पढ़ा जाता है, पहले एक लंबा सा पैसेज लगता था, पता ही नहीं चलता था कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, क्या बात हो गई। अब आप जब पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ जा रहे हो तो आपको पता है यार, यहाँ पर हमने बात करी कि भले तुम्हारे पास मिलीनियर्स होंगे, किसी काम के नहीं हो, क्योंकि जो एवरेज लोग हैं वो तो ग्रो कर ही नहीं पा रहे, तो मिलीनियर्स बनाने से क्या फायदा। तो एवरेज वाले ग्रोथ नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, रीजन दे दिया है ना, और ये भी बता दिया बाहर तो ऐसा नहीं हो रहा है, बाहर तो सब ग्रो कर रहे हैं, इंडिया में नहीं कर रहे। फिर आपने यहाँ पे एक पोलराइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा। अब आप बोल रहे हो पोलराइजेशन क्या है, क्यों है,
तो अब अपन पढ़ रहे हैं दिस पोलराइजेशन इज रीइंफोर्स्ड बाय, रीइंफोर्स मतलब इस पोलराइजेशन को और सपोर्ट मिल रहा है, और ताकत मिल रही है, और इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है दी वे इंडियंस होल्ड वेल्थ। तो मतलब ये पोलराइजेशन और बढ़ेगा जैसे जैसे इंडिया के लोग वेल्थ को होल्ड करेंगे। मान लो अगर जो मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हाउस होल्ड है मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मान लो वो लोग वेल्थ को सेव नहीं कर रहे तो वो नीचे ही होते जाएंगे, और जो वेल्दी हैं वो वेल्थ को सेव करते जा रहे हैं तो वो और ऊपर होते जाएंगे। तो जैसे जैसे अब इंडियंस होल्ड करेंगे वेल्थ को, वैसे वैसे पोलराइजेशन और बूस्ट होगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा, और डिवाइडेशन बढ़ेगा। फिर कहा जा रहा है अ डिस्प्रोपोर्शनैलिटी लार्ज शेयर इज टाई अप इन प्रॉपर्टी रादर देन फाइनेंशियल एसेट्स। अब देखो यहां पर आई मेन बात, क्या आई मेन बात, कहा जा रहा है जो डिस्प्रोपोर्शनैलिटी लार्ज शेयर है, डिस्प्रोपोर्शनैलिटी लार्ज शेयर का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा जो फर्क है, बहुत ज्यादा जो फर्क है उसकी बात हो रही है। तो कहा जा रहा है वो बंधी हुई है, किससे बंधी हुई है, प्रॉपर्टी से। पॉवर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब जमीन जायदाद, तो प्रॉपर्टी से बंधी हुई है रेदर देन फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब उनके पास फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है, ये रीजन है। प्रॉपर्टी ऑफर सिक्योरिटी बट इज इलिक्विड एंड अनइवनली वैल्यूड। कह रहा है प्रॉपर्टी आपको सिक्योरिटी तो ऑफर करेगी, लेकिन प्रॉपर्टी को आप जल्दी से कैश नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो अनइवन होती है। वैल्यू अनइवन का मतलब कहीं प्रॉपर्टी की रेट ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं से नाला निकल गया, कहीं पे भूत है, अरे यार इसमें तो भूत रहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी की रेट कम करो, है ना। कहीं पे नाला निकल गया, अरे नाला है यार, मच्छर आएंगे, कम करो, इसकी रेट कम करो। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी की रेट है, जो वैल्यू है, वो अनइवन होती है। कहीं किसी ने किसी के घर में कहीं फांसी ऐसी लगी, इसमें तो फांसी लगा रखी, इसकी रेट कम होगी, है ना। तो ये वही वाली बात है, कह रहे सिक्योरिटी तो दे देगा लेकिन वैल्यू कम होती है। अर्बन लैंड प्राइसेस सर्च व्हाइल रूरल एंड सेमी अर्बन एसेट्स लैक। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो अर्बन लैंड है उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं, जबकि जो रूरल और सेमी अर्बन एसेट्स है उनकी वैल्यू लैक कर रही है, कम हो रही है या कम बढ़ रही है। हार्डनिंग इनइक्वालिटी अक्रॉस जनरेशन। तो ये और हार्डनिंग, हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, देखो सॉफ्टनिंग का मतलब क्या होता है, सही करना, ईज करना। हार्डनिंग का मतलब और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना, और ज्यादा बढ़ाना, वाइड करना, बढ़ाना। तो कहा जा रहा है हार्डनिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है, और ज्यादा टफ कर रहा है। अक्रॉस जनरेशन का मतलब जनरेशन दर जनरेशन, जनरेशन आती रहेंगी और ये चीजें टफ होती रहेंगी। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स सच एज पेंशन, फाइनेंशियल एसेट्स। अब देखो सुनो, ऑथर अब आपको बता रहा है फाइनेंशियल एसेट्स क्या है। पहले ऑथर ने क्या बताया, क्यों गरीब है ये लोग इसलिए गरीब है क्योंकि ये लोग प्रॉपर्टी रख के बैठे हैं, इनके हाथ में फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है। देखो तो ऑथर ही बता रहा है फाइनेंशियल एसेट्स क्या है। कह रहा है जैसे कि पेंशन हो गया, जैसे कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी होगी। डाइवर्सिफाइड इक्विटी क्या है, आपने शेयर ले रखे हैं अलग अलग। उसके बाद एंड लॉन्ग टर्म सेविंग, और आपने लॉन्ग टर्म सेविंग कर रखी है, आर फार बेटर एट स्प्रेडिंग ग्रोथ अक्रॉस अ पॉपुलेशन। तो इससे आप स्प्रेड कर सकते हो ग्रोथ को पूरी पॉपुलेशन के अंदर। देयर लिमिटेड रीच इन इंडिया, कह रहा है इनकी लिमिटेड रीच है इंडिया में। किन की लिमिटेड रीच है, ये फाइनेंशियल एसेट्स की। इज नॉट मैरिली अ फाइनेंशियल सेक्टर गैप, इट इज एन इनइक्वालिटी मल्टीप्लायर। एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्या कि सर मल्टीप्लायर, जो इनइक्वालिटी मल्टीप्लायर है वो कौन है, वो यही लोग हैं। ये लोग यहां खर्चा नहीं कर रहे हैं, ये एसेट्स नहीं बना रहे, प्रॉपर्टी लेने में पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। करेंसी मूवमेंट्स एंड इन्फ्लेशन कॉम्प्लिकेट द पिक्चर। कह रहा है करेंसी की जो मूवमेंट हो रही है, करेंसी आपको पता है 91 पहुंच गया है, और जो इन्फ्लेशन है वो इस पिक्चर को और भी ज्यादा पेचीदा कर रहा है, कॉम्प्लिकेट कर रहा है। बट दे डू नॉट ओवरटर्न, लेकिन वो इस चीज को ओवरटर्न नहीं कर सकता, मतलब इस बात को पलट नहीं सकता। कौन सी बात को पलटने की बात हो रही है, इवन व्हेन मेजर्ड इन लोकल करेंसी एंड एडजस्टेड फॉर प्राइस, एवरेज वेल्थ हैज स्ट्रगल टू कीप पेस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर द पास्ट 5 ईयर। कह रहे पिछले 5 साल को उठाओ, उसको जो घर से पढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। देखो करेंसी मूवमेंट और इन्फ्लेशन जो है वो इस पिक्चर को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, बट दे डू नॉट ओवरटर्न इट, लेकिन वो इस बात को ओवरटर्न नहीं कर सकते। मतलब ओवरटर्न का मतलब क्या होता है, इनवैलिड करना, है ना, रेसेंड करना, कैंसिल करना, है ना, मना करना, डिनाई करना। डिनाई नहीं कर सकते,
कहा जा रहा है इवन व्हेन, जब आप मेजर करोगे लोकल करेंसी को, अगर आप प्राइस से एडजस्ट कर लोगे तब भी नहीं कर सकते आप। तो जो एवरेज वेल्थ है वो स्ट्रगल करेगी, जो एवरेज वेल्थ है वो स्ट्रगल करेगी, वो उस पेस के साथ मैच नहीं कर पाएगी जो पेस चाहिए आजकल की लाइफ जीने में। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आज चल रहा है वो उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को यहां पर पेस नहीं कर पाएगी, यहां पर मैच नहीं कर पाएगी। पिछले 5 साल का अगर आप उठा करके देखें तो दिस मीन्स, इसका मतलब ये है हाउस होल्ड बैलेंस शीट्स, जो हाउस होल्ड की बैलेंस शीट है टेकन एज अ होल, अगर पूरा मैं बैलेंस शीट को देखूं एक नजर, अगर मैं पूरा बैलेंस शीट की बात करूं तो हैव फेल्ड, तो बैलेंस शीट फेल हो रही है कैप्चर करने में बेनिफिट को ऑफ हेडलाइन इकोनॉमिक एक्सपेंशन। कि तुम हेडलाइन में तो दिखा रहे हो जीडीपी इतना हो गया इंडिया का, देखा अब आपको समझ में आया ये पैसेज था क्या। अभी आपने देखा होगा, हमने नहीं पढ़ा, हमने ही पढ़े खुद आर्टिकल, जीडीपी बढ़ रहा है, इतना परसेंटेज की ग्रोथ आ रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है। तो भाई इंडिया ग्रो कर रहा है तो आपके जो लोग हैं वो तो यहाँ पर उस बेनिफिट का फायदा नहीं उठा पा रहे जो तुम हेडलाइन में दिखा रहे हो कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, इकोनॉमिक बढ़ रही है, इकोनॉमिक बूस्ट हो रही है। तो कहाँ है, लोग बाग के पास तो पैसा ही नहीं है, जो अमीर लोग हैं वही अमीर बन रहे हैं। अब आप मेरे को खुद एक बात बताओ, जो इंडिया है वो डेवलप कब होगा, इंडिया कब बड़ी इकोनॉमी बनेगा, जब सबके पास पैसा होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता सबके पास इक्वल हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो ना कि किसी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है और वो बहुत बड़ा सेक्टर है। तो ऐसा होना चाहिए ग्रोथ सबकी, सबकी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होते रहनी चाहिए, तभी जीडीपी का मजा है, तभी इकोनॉमी बूस्ट होगी, तभी इकोनॉमी में दम होगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि भाई जो वेल्दी है वही वेल्दी होते जा रहे हैं, ये बेनिफिट सबको नहीं पहुंच रहा है। अगर आप एक्सपेंशन दिखा रहे हो तो बेनिफिट तो नहीं नजर आ रहा सब में, ठीक है। ग्रोथ हैज अकर्ड बट रेजिलियंस हैज नॉट बीन इवनली बिल्ट। कह रहा है ग्रोथ तो चलो दिख रही है, ग्रोथ तो मिल रही है, लेकिन जो रेजिलियंस है, मतलब जब इकोनॉमी डाउनटर्न आएगा तो वो इवनली बिल्ट, नॉट बीन इवनली बिल्ट। इवनली बिल्ट मतलब वो एक समान तरीके से रेजिलियंस पावर बिल्ड नहीं हो रही है। अगर डाउनटर्न आया तो खत्म है इंडिया। नन ऑफ दीज इंप्लाइज, कह रहा है इनमें से कोई भी बात, जो भी बातें तुमने अभी तक ऊपर पढ़ी, कह रहा है इसमें से कोई भी बात ये इन्फर नहीं करती है। इंप्लाई का मतलब इन्फर करना होता है, कह रहा है इनमें से कोई भी बात ये इन्फर नहीं करती है। क्या बात इन्फर नहीं करती है, कि इंडिया इज बिकमिंग पुअर, कि इंडिया पुअर हो रहा है। कह रहा है ऐसी बात तो इन्फर नहीं करती है, सारी चीजें देखने से ये लगता है इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। कह रहा है एब्सोल्यूट टर्म में अगर अपन ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसा नहीं लगेगा कि इंडिया गरीब हो रहा है, पुअरर हो रहा है, मतलब गरीब होता जा रहा है। ऊपर से देखने में लगेगा यार इंडिया तो ग्रोथ कर रहा है, इंडिया बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। नो डज इट डिनाई, ना ही ये डिनाई कर रहा है। देखो नोर, कोमा के बाद नोर, नेगेटिव एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। क्या कहा जा रहा है, नन ऑफ दिस। अब आप कहोगे सर यहां पे इन्वर्जन क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखो नन के बाद वर्ब नहीं है ना, डैट के बाद सब्जेक्ट आया, तो डैट के बाद सब्जेक्ट नहीं आया। अब अगर डैट के बाद तुम यहाँ पे नेगेटिव कोई एडवर्ब लिखते तब मुझे ये जो इज उठा करके इज तो नहीं आता, डज लिखना पड़ता, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो अभी डैट के बाद कोई नेगेटिव एडवर्ब नहीं है तो मैं क्यों इन्वर्जन लगाऊं। यहाँ पे कोमा के बाद नेगेटिव एडवर्ब है तो मैंने इन्वर्जन लगा दिया। कहा जा रहा है ना तो हम ये कह रहे हैं इंडिया पुअर हो रहा है, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में देखें, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट टर्म में देखें तो ऐसा नहीं लगेगा इंडिया पुअर हो रहा है। और ना ही हम डिनाई कर रहे हैं किसी इंप्रूवमेंट को इन कंजम्पशन और एक्सेस टू सर्विस, मतलब ना तो हम कंजम्पशन में ना तो हम सर्विस को एक्सेस करने में कोई डिनाई करते हैं, इंप्रूवमेंट हुआ है, ना ही इंडिया गरीब हुआ है। इन सारी बातों को पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है। वेल्थ, आगे क्या बोला जा रहा है, वेल्थ डज नॉट मेजर ह्यूमन कैपिटल, लेकिन जो वेल्थ है वो ह्यूमन कैपिटल को मेजर नहीं कर पा रही है, और दी फुल डेप्थ, और फुल डेप्थ को मेजर नहीं कर पा रही है इनफॉर्मल इकोनॉमी को। देखो एक होता है फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल जॉब्स। आप बैंक में लगेंगे, आपकी जॉब फॉर्मल होगी, सब कुछ लिखा हुआ होगा, आपको इतना मिलेगा, इतना ग्रोथ होगा, इतना बोनस मिलेगा, है ना, इतनी सैलरी हाइक होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर बात हो रही है इनफॉर्मल इकोनॉमी की। इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब जो इनफॉर्मल लोग हैं, ठीक है, जो इनफॉर्मल लोग हैं। बट इट डज रिवील हु इज बिल्डिंग बफर अगेंस्ट। अच्छा देखो सुनो, बट इट डज, इनने ये तो नहीं बताया हमारे को कि भाई वेल्थ डज नॉट मेजर, वेल्थ ये मेजर नहीं कर सकती कि ह्यूमन कैपिटल को मेजर। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन बीइंग को स्किलफुल बनाना, है ना, उनको सारी चीजें सिखाना, ट्रेनिंग देना, स्किलफुल बनाना उन लोगों को, ठीक है, स्किल्ड सिखाना।
तो वो ह्यूमन कैपिटल को मेजर नहीं कर सकते, फुल डेप्थ को मेजर नहीं कर सकते, इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्या चल रहा है। बट लेकिन डज रिवील, लेकिन ये जरूर रिवील कर सकती है कि हु इज बिल्डिंग बफर, कि कौन इनके लिए बफर बनाएगा। बफर का मतलब क्या होता है, कभी कोई नेगेटिव सिनेरियो आए तो बफर का काम करे, सपोर्ट का काम करे, अगेंस्ट शोक, शोक के अगेंस्ट। एंड हु इज नोट, और कौन यहां पर क्या है, हु इज नोट का मतलब कौन यहां पर बफर बनाएगा, कौन हमें बचाएगा और कौन नहीं बचाएगा, कौन बचाएगा और कौन नहीं बचाएगा। इन एन एरा ऑफ क्लाइमेट स्ट्रेस, कहा जा रहा है क्लाइमेट स्ट्रेस के एरा में और हेल्थ इमरजेंसी के एरा में और जॉब वॉलेटिलिटी के एरा में, दैट डिस्टिंक्शन मैटर, ये डिस्टिंक्शन मैटर करता है। कौन सा डिस्टिंक्शन मैटर करता है कि कौन हमारे लिए बफर का काम करेगा और कौन नहीं करेगा। कौन हमारे लिए बफर का काम करेगा, कौन नहीं करेगा का मतलब ये है, कौन जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो कौन हमारा साथ देगा, कौन नहीं देगा। ये डिस्टिंक्शन, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इससे इशारा ऑथर का किस पे पता है आपको, इससे इशारा ऑथर को है प्रॉपर्टी पे, कि प्रॉपर्टी मुसीबत के टाइम पर काम नहीं आएगी, मुसीबत के टाइम पर फाइनेंशियल एसेट्स काम आएंगे जो इसने गिनाए हैं। हालांकि इसमें गोल्ड भी हो सकता है, लेकिन हमें तो एज पर पैसे चलना है। आ रही है बात समझ में आप लोग को, बताइए क्लियर है। चलो अब छोटू सी 2-3 लाइनें और हैं, इनको और पढ़ लो, फिर अपन क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। और दोस्तों सेशन को लाइक कर देना एक बार। अगर पैसेज आपको तगड़ा लगा तो। अब देखो, आपको पता है लास्ट पैसेज में एक क्वेश्चन था, वो हाइपोथेटिकल वाला एक क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन, वो देखो आप कैसे बनाओगे अभी। दी पॉलिसी लेसन इज क्लियर। अब पॉलिसी लेसन क्लियर है, क्या क्लियर है पॉलिसी लेसन, ग्रोथ रेट्स एलोन, ग्रोथ रेट अगर आप दिखा रहे हो कि जीडीपी इतनी हो गई है ना, इकोनॉमी तो बूस्ट कर रही है, कह रहा है ग्रोथ रेट एलोन आर नो लॉन्गर एन एडिक्वेट यार्डस्टिक। कह रहा है सिर्फ ग्रोथ रेट को दिखाना, सिर्फ ग्रोथ रेट को दिखाना ही बेंचमार्क नहीं है। इंडिया चैलेंज इज टू रीडिजाइन दी चैनल्स थ्रू विच ग्रोथ टर्न इनटू हाउसहोल्ड वेल्थ। तो कहा जा रहा है जो इंडिया का चैलेंज है वो रीडिजाइन करना है उन चैनल्स को जिनके थ्रू ग्रोथ टर्न्स इनटू हाउसहोल्ड वेल्थ, जिनसे कि हाउसहोल्ड वेल्थ के अंदर ग्रोथ टर्न हो जाए। डीपर फाइनेंशियल इंक्लूजन, और डीपर फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सब तक फाइनेंस पहुंचे, सब तक पैसा पहुंचे, उसको और डीप करो और स्ट्रॉन्गर करो वेज ग्रोथ को, वेज ग्रोथ और बढ़ाओ एट दी लोअर एंड, लोअर। अरे यार कॉल आ गया, तो आप लोगों ने रिंगटोन तो नहीं सुनी ना, तो इसका मतलब ये है, सब सही तो चल रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, लोअर एंड का मतलब ये है कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मिडल हाउस होल्ड है ना, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वहां तक आप उनको स्ट्रॉन्ग वेज ग्रोथ दो एंड एसेट बिल्डिंग मैकेनिज्म बनाओ, एसेट बिल्डिंग मैकेनिज्म बनाओ दैट डू नॉट रिलाई ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन राइजिंग प्रॉपर्टी वैल्यूज। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्रॉपर्टी वाला मैकेनिज्म बना दो, प्रॉपर्टी वाला मैकेनिज्म मत बनाओ, उसके अलावा जो एसेट बिल्डिंग, जो एसेट आपको ऑथर ने गिनाए, पहले एसेट्स गिनाए ना आप लोगों को, पेंशन हो गया, सेविंग्स हो गया, और एक डाइवर्सिफाई करिए अपनी इक्विटी को, वो सब। तो विदाउट दिस शिफ्ट, कह रहा बिना इस शिफ्ट के इंडिया में कंटिन्यू टू सेलिब्रेट इट्स न्यू मिलीनियर्स इवन एज द डिस्टेंस बिटवीन एस्पिरेशन एंड सिक्योरिटी वाइडन फॉर द रेस्ट। कहा जा रहा है अगर आपने शिफ्ट नहीं अपनाई, अगर आपने ऐसा नहीं करा, तो इंडिया कंटिन्यू सेलिब्रेट करता रहेगा अपने नए नए मिलीनियर्स को, इवन एज, जबकि जो डिस्टेंस है वाइडन फॉर द रेस्ट, और जो डिस्टेंस है मतलब जो मिलीनियर्स हैं वो मिलीनियर्स होते रहेंगे, और जो बचे हुए लोग हैं उनके बीच में, मिलीनियर्स के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही कहा जा रहा है। आई होप आपको ये जो एडिटोरियल है
ये एडिटोरियल मुझे लगता है आपको एक डिफरेंट तरीके से हिट हुआ होगा। ये एडिटोरियल, ये लैंग्वेज, ये कंसेप्ट आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। आज तक आप क्या पढ़ते आ रहे होगे, मोदी जी यहां गए, मोदी जी ने ये डील करी, वो डील करी। वो पढ़िए, वो जीए के लिए पढ़िए। आप अगर अभी तक के जितने भी एग्जाम को अगर आप एनालाइज करते आए हैं, तो एग्जाम में कोई ऐसा आरसी आया जो कोई कंसेप्ट सिखा जाए, तो यहां एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और पता है खास करके मैंने ये वाला आर्टिकल क्यों लिया, ये वाला आर्टिकल मैंने इसलिए लिया क्योंकि लास्ट ईयर जो भी मेंस दिए थे उसमें ब्रिटेन इकोनॉमी कैसे वर्क करती है उसके ऊपर आरसी आया था। ब्रिटेन की इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। अब आज मैंने इंडिया की इकोनॉमी कैसे वर्क करती है बता दिया आपको। तो एग्जामिनर ऐसे आरसी देगा जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा आगे क्या होगा, अगली लाइन में क्या लिख सकता है वो। तो ऐसे आरसी एग्जाम में आते हैं। और अभी अभी आपने ये आरसी पढ़ा, आपने समझा कि यार हमें तो ये दिखाया जा रहा है कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतने मिलेनियर्स आ गए इंडिया में। तो हमें न्यूज पढ़ के क्या लगता है, अरे यार इंडिया तो ग्रो कर रहा है। इंडिया ग्रो तब करेगा जब ये शिफ्ट आएंगी, ये शिफ्ट आएंगी। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, जो आर्टिकल्स होते हैं ये आप और या हम जैसे लोग नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर होते हैं, वो लिखते हैं। तो उनको इकोनॉमी की नॉलेज होती है सारी। तो इकोनॉमिस्ट ये आर्टिकल्स लिखते हैं। कोई एडिटर तो होता ही है, लेकिन इसके पीछे जो थिंकिंग होती है वो किसकी होती है, किसी इकोनॉमिस्ट की होती है। और ये इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल था। आज आपने इकोनॉमी से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी भी सीखी, रियल टर्म्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं काम करता हूं, अभी अभी ताजा ताजा तुमने पॉलिसी लेसन इस क्लियर तुमको हुआ है। मैं पहले ही तुमको आज के सबसे टफ क्वेश्चन पे लेकर के चलता हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे। अब आप मुझे इसका आंसर दो, क्या दोगे। आ गया आंसर, चलो देखते हैं कौन सा प्रोजेक्ट गामा लग रहा है आपको। चलो चेक करते हैं। अब बैन ऑन ऑल फॉरेन लग्जरी इंपोर्ट, इसका क्या मतलब है। आपने पॉलिसी, अच्छा पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं, देखो सुनो। कंसीडर दी फॉलोइंग 5 हाइपोथेटिकल पॉलिसी प्रपोजल। अब आपको है ना, मैं उस पोजीशन पे बिठा दिया हूं ये क्वेश्चन में कि अब आपको सेलेक्ट करना है कौन सी पॉलिसी सही है इंडिया के लिए। आपने पूरी सिचुएशन पढ़ ली, अब आप बताइए कौन सी पॉलिसी इंडिया के लिए सही है। अब मैं आपके पास 5 प्रपोजल लेकर के आया, तो आप बताइए फाइनल पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिसी को आप सेलेक्ट करोगे। आप पहले ए पॉलिसी को पढ़ते हो, वो कह रहा है कि यार फॉरेन लग्जरी इंपोर्ट्स पे बैन। अरे यार भाई बेटे, हमने लग्जरी की बात करी कहां, ये क्यों रिपोर्ट लेकर के आए। आप उसके मुंह पे फाइल ऐसे फोल्ड करोगे, उसके मुंह पे मारोगे, चलते रही तो तू यहां से निकल। फिर बेटा बीटा है ना, फिर बेटा आया, बीटा आया। अब मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश टू बिल्ड हाईवेज एविंग टू बूस्ट जीडीपी ग्रोथ। फिर वो कह रहा है जीडीपी बूस्ट। हम कहेंगे ये जो तू बीटा बेटा वाला जो ये प्रपोजल लेकर के आया, इसमें जीडीपी तो हमारी बूस्ट हो ही रही है, हम दिखा रहे हैं। हमें जीडीपी नहीं, हमें लोगों के बारे में बता, तू क्या करेगा। वो लोग जो मिडिल इनकम कमा रहे हैं। प्रोजेक्ट गामा आया, इंट्रोड्यूस ऑफ अ गवर्नमेंट बैक्ड लो एंट्री बैरियर म्यूचुअल फंड फॉर डेली वेजेस अर्नर्स कपल्ड विथ मिनिमम वेज हाइक। अरे हाँ सर, डेली वेज अर्नर्स मतलब इनफॉर्मल लोग हो गए, क्योंकि इनफॉर्मल वालों को ही तो बूस्ट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो डेली वेज अर्नर्स का मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो, और कपल्ड विथ का मतलब इसी के साथ साथ मिनिमम वेज हाइक तो होनी चाहिए। अरे वाह गामा, तू तो होशियार निकला। अब डेल्टा पे आओ, सब्सिडीज फॉर रियल एस्टेट। ये देखो, ये फिर रियल एस्टेट पे पड़ा, रियल एस्टेट को मना कर दिया, हटा। प्रिंटिंग मोर करेंसी, वाह भाई वाह, ये तो अलग ही नमूना है। कह रहा है करेंसी प्रिंट करके बांट दो ना, पैसा प्रिंट करके बांट दो गरीबों में। थर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट गामा। बताओ क्लियर है क्या। अब आप बताओ, जब तुमने पैसेज नहीं पढ़ा था, जब तुम्हें क्वेश्चन ऐसा लग रहा था क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा ये क्वेश्चन, और अब तुम्हें यही क्वेश्चन सबसे इजी लग रहा है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने पहले आकर के रीड करा, क्वेश्चन को समझा, फिर उसके अकॉर्डिंग पैसेज को रीड करा, और आंसर आपके सामने है। सबसे टफ क्वेश्चन का आंसर आपने भी दे दिया
बिना किसी गलती के। अब इसको बनाओ, पोलराइजेशन का क्या मतलब है। हाँ, वो फिजिक्स का ही एक अल्फा बीटा गामा के बाद का एक एलिमेंट है। वो कभी देखा नहीं लाइफ में मैंने तो केमिस्ट्री में अल्फा बीटा गामा तक ही पढ़ा ना, लिख लिख के पढ़ा अल्फा बीटा गामा। चलिए भाई, अब आप ये बताइए कि जो डॉलर मिलीनियर्स हैं वो पोलराइजेशन का कारण बन रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। पहले आपको ये तो बताना कि ये पोलराइजेशन का कारण क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है और जो वेल्दी और जो मिडिल क्लास है वो वीक होती जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब आपको वीक करना है, वीक करना है इस बात को, मतलब आपको उल्टा बोलना है। तो चलो पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पीपल ट्रांसिशन the number of people transitioning sorry the number of people transitioning from the poverty line to the lower middle class has doubled in the same period। नहीं, हमें कुछ ना कुछ मिलीनियर वाली बातें करो, क्योंकि मिलीनियर की वजह से जो पोलराइजेशन है वो बढ़ रहा है ना, तो मिलीनियर की बातें करो। यहाँ पे मिलीनियर की बातें ही नहीं है, एक को हटा दो। ए में पॉवर्टी लाइन से लोअर मिडल में जा रहे हैं, मतलब मिलीनियर तो टच ही नहीं हुए इसमें, इसको हटाओ। Most new millionaires are first generation entrepreneur from tier 2 city rather than inheritors of ancestral wealth। तो यहां पर ही कहा जा रहा है कि जो अभी अभी मिलीनियर्स बने हैं वो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि ये फर्स्ट जनरेशन वाले, इसका मतलब ये है ना कि इस फर्स्ट जनरेशन का मतलब, इसका मतलब यही है अभी अभी मिलीनियर बने। मतलब ऐसा नहीं है पहले गरीब थे फिर बाद में थोड़े अमीर हुए फिर मिलीनियर्स बने। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इनफॉर्मल वाले लोग नहीं है ना, ये इनफॉर्मल वाले लोग नहीं। हमें ये बताना है ना, इसको वीक करना है हमारे को। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग का आंसर क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चेक करते हैं। तो देखो, हमें वीक करना है पहले, है ना, समझो क्वेश्चन को, समझो। मैं वापस से क्वेश्चन को समझा रहा हूं आपको। देखो, डॉलर मिलीनियर्स जो हैं वो एविडेंस बन रहे हैं पोलराइजेशन का। इसका मतलब ये है कि जो टॉप के लोग हैं उनके पास वेल्थ आ रही है, जो इनफॉर्मल लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके पास वेल्थ नहीं आ रही। अब इस बात को वीक करना है, तो हमें क्या बताना है, जो इनफॉर्मल लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनमें भी वेल्थ आ रही है, ऐसा कुछ सेंस डालना पड़ेगा। तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है बी से। बी में तो कह रहा है ना फर्स्ट जनरेशन वाले एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, अब इधर आओ सी में। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मिलीनियर्स इज मैथमेटिकल प्रोपोर्शनल टू द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। हमें ये पढ़ करके तो कुछ वीक लगा नहीं, हमें कहीं ना कहीं इनफॉर्मल और मिडल लोगों को लाना पड़ेगा। इसको हटाओ। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ न्यू मिलीनियर्स वेल्थ इज इन्वेस्टेड इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज दैट हैव सिग्निफिकेंटली रेज्ड फ्लोर लेवल वेजेस। क्या बात है, ये है दम मैसेज को रीड करने का। यस, इसका आंसर डी आएगा। आप सुनना बहुत ध्यान से। हमने रियल पैसेज में क्या पढ़ा था, जो मिलीनियर्स हैं वो और ज्यादा मिलीनियर्स होते जा रहे हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर और मिडिल क्लास वाले हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, या उनके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही। अगर हम ऐसा बोल दें कि जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है मिलेनियर्स का वो इन्वेस्ट कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव वर्क में। लेबर इंटेंसिव वर्क मतलब जहां पे इनफॉर्मल लोग हैं, तो अगर ये उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी ग्रो करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पोलराइजेशन आ रहा था वो पोलराइजेशन अब कम होगा, क्योंकि जो मिलीनियर्स बनते जा रहे हैं मिलीनियर्स बनते जा रहे हैं, उनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम कहें ये मिलीनियर्स गरीबों के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो फिर वो जो पोलराइजेशन है, वो जो गैप है, वो कम होता जाएगा। तो इसका मतलब डी आंसर इसका आ जाएगा। ये बात वीक हो जाएगी। रियल एस्टेट प्राइसेस इन रूरल एरियाज, रियल एस्टेट का तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि हमें मिलीनियर को और पोलराइजेशन को अपोजिट करना था। तो एक तरफ हम कह रहे हैं मिलीनियर्स एविडेंस बन रहे हैं पोलराइजेशन का, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि यार ये तो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, तो कहीं ना कहीं ये बात वीक हो गई। डी आंसर आ गया। बताओ क्लियर है क्या। बहुत तगड़ा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको बनाओ।
चलिए आ जाओ, देखो आपने पढ़ा है मेरे साथ, आपको ही बताना है, सपोर्ट करना है, हमारे को सपोर्ट करना है। हमने पढ़ा है कि जो लिमिटेड रीच है फाइनेंशियल एसेट्स की, फाइनेंशियल एसेट्स नहीं पहुंच रहे, यही कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। आपको कहना है हाँ हाँ बढ़ा रहे हैं, तो हमारे को सपोर्ट करना है। तो डाटा शोइंग दैट रियल एस्टेट प्राइस इन टीयर 2 सिटीज हैव स्टेबलाइज्ड ओवर द लास्ट डिकेड। तो कह रहा है कि जो टीयर 2 की जो प्राइस है वो क्या हो गई, स्टेबल हो गई। मेरे को एक बात बताओ, हमें बताना है फाइनेंशियल एसेट्स, तो फाइनेंशियल एसेट्स नहीं पहुंचे और फाइनेंशियल एसेट्स में प्रॉपर्टी नहीं आता, तो प्रॉपर्टी वाला आंसर सपोर्ट भी नहीं करेगा। भाई फाइनेंशियल एसेट्स में प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़ा, अपन ने नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब जब फाइनेंशियल एसेट के अंदर प्रॉपर्टी पहुंच नहीं रहा है, हमें यही तो बताना है कि ये पहुंच नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा लिमिटेड रीच है, ओके लिमिटेड रीच है, तो हमें यही बताना है फाइनेंशियल एसेट्स की लिमिटेड रीच है, फाइनेंशियल एसेट्स पहुंच नहीं रहे लोगों तक, यही बताना है, इसी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो फाइनेंशियल एसेट्स में रियल एस्टेट आता ही नहीं है, तो मैं कैसे लगा दूं, तो रियल एस्टेट वाला गलत हो गया। A study revealing that equity markets have historically outpaced inflation by 4% annually। तो यहां पर ही कह रहा है, अच्छा इसीलिए इनइक्वालिटी मल्टीप्लायर हो रहा है, ये इनइक्वालिटी मल्टीप्लायर है, तो इस इनइक्वालिटी मल्टीप्लायर को मार्को सपोर्ट करना है। तो स्टडी में रिवील करते हैं कि जो इक्विटी मार्केट्स है, अब इक्विटी मार्केट का मतलब इक्विटी डाइवर्सिफाई वाली बात करी थी अपन ने, हैव हिस्टोरिकली आउटपेस, वो हिस्टोरिकली आउटपेस कर रहा है इन्फ्लेशन को, मतलब इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ रहा है 4% से annually, while residential property yields in rural India have remained negative in real terms for 2 decades। ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात अपन बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं इक्विटी मार्केट जो है इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ रहा है, मतलब जो इनइक्वालिटी सॉरी जो इक्विटी मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करो, वो फाइनेंशियल एसेट्स है, वहीं रूरल अगर अपन प्रॉपर्टी की बात करें तो वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, कहीं ना कहीं वो इस बात को सपोर्ट कर सकता है। अब इधर आओ सी में, statistics indicate that 90% of Indian millionaires hold their wealth primarily in diversified equity portfolio। तो अगर मान लो मैं इसको लगा दूंगा कि जो स्टैटिक्स इंडिकेट ये कर रहे हैं 90% जो इंडियन मिलेनियर्स हैं वो तो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें बताना है कि लिमिटेड रीच है, इस कारण की वजह से यहां पर जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो यहां पर पता चल रहा है ना कि देखो जो प्रॉपर्टी है कहां पर, रूरल इंडिया में, वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, इसका मतलब इन तक इक्विटी मार्केट नहीं पहुंच रही, इस वजह से जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। अगर आप सी को लगाओगे तो सी में तो बात यही बोली जा रही है इक्विटी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, हमें ये नहीं बताना था इक्विटी मार्केट स्ट्रॉन्ग है नहीं, हमें बताना था कि जो लिमिटेड रीच है, रीच नहीं पहुंच पा रही फाइनेंशियल एसेट्स की, उसकी वजह से इनइक्वालिटी मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, उस वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो हमने बता दिया ना, रूरल एरिया में देखो इक्विटी मार्केट आपका नहीं पहुंचा, अगर पहुंचता तो 4% इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ता, जबकि रूरल इंडिया वाले किस पे हैं, रूरल एरियाज में जो रह रहे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर लाई कर रहे हैं और प्रॉपर्टी नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, तो इसका मतलब बी इस बात को सपोर्ट करेगा, सी नहीं करेगा। अ गवर्नमेंट रिपोर्ट स्टेटिंग दैट पेंशन पेनिट्रेशन हैज इंक्रीज, तो पेंशन के बारे में तो अच्छा बता ही गया, हमें पेंशन नहीं, हमें बताना लिमिटेड रीच रही है, और पेंशन कहीं ना कहीं असेट्स में आ जाता है, असेट्स पहुंचा ही नहीं है, तो हम पेंशन कैसे बताते हैं, ये भी गलत है। एविडेंस दैट अर्बन लैंड प्राइसेस राइज फास्टर देन रूरल लैंड प्राइसेस ओनली ड्यूरिंग इकोनॉमिक बूम्स। तो पहली बात यहाँ पे कहा जा रहा है अर्बन की प्राइस बढ़ी है और रूरल की नहीं बढ़ी है, तो इसमें बात किसकी हो रही है, इसमें बात हो रही है प्रॉपर्टी की, और हमें लिमिटेड रीच बतानी है, तो लिमिटेड रीच पहुंची नहीं असेट्स की, असेट्स की लिमिटेड रीच सिर्फ बी में पहुंच रही है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। बताओ क्लियर है क्या, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बताओ। देखो मैं वापस से बता रहा हूं, सुनो, आपको है ना सपोर्ट करना है, किस बात को सपोर्ट करना है, ऑथर ने क्या कहा, लिमिटेड रीच है इसलिए इनइक्वालिटी बढ़ रही है, लिमिटेड रीच आपको बतानी है किसकी, या तो इक्विटी की लिमिटेड रीच है, इक्विटी नहीं पहुंच रही, पेंशन नहीं पहुंचा, सेविंग नहीं पहुंच रही, सेविंग नहीं होती है। तो ए के अंदर क्या बात हुई, ए के अंदर बात हुई रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट इक्विटी एसेट में नहीं आता, नहीं आता, इसलिए कट गया। ऐसे ही को देखो, ई में प्रॉपर्टी आ रहा है, प्रॉपर्टी आपका फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं आता, तो फाइनेंशियल एसेट्स के कारण ई भी हट गया, प्रॉपर्टी आता ही नहीं है। पेंशन आता है, हाँ पेंशन आता है, पेंशन को डाउट में रख लो। उसके बाद यहां पर इक्विटी पोर्टफोलियो आता है, हाँ आता है, यहां पर भी इक्विटी पोर्टफोलियो आता है। अब इन दोनों में तो अच्छी बात बोली गई है
कि भाई इक्विटी पोर्टफोलियो इतने बूम हो गए, इसमें इतने बूम हो गए। जबकि अगर आप बी में पढ़ोगे तो बी में भी इक्विटी मार्केट को सही बताया गया, लेकिन बी में ये भी लिखा गया है जो प्रॉपर्टी रूरल इंडिया में है वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। तो नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है इसलिए इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है। तो बी आंसर इसको सपोर्ट करेगा, बी आंसर आएगा। आई बात समझ में? बताइए। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ, लीस्ट लाइकली वाला। आपने इंडिया का इकोनॉमिक रोड मैप पढ़ा, अब ऑथर किससे एग्री नहीं होगा? अगर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा तो नेगेटिव ही है ना। अगर जो इन्फ्लेशन है अगर वो गेन उसी को बीट नहीं कर पा रहा तो उन्होंने तो कुछ कमाया ही नहीं ना, वो तो पीछे जा रहे हैं ना। देखो अब आपने पूरा इकोनॉमी पढ़ा इंडिया का, अब आप ये बताना है आपको कौन सा फॉल्स है जिससे ऑथर एग्री नहीं होगा। चलो पढ़ते हैं। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉलर मिलीनियर्स कैन को एग्जिस्ट विद अ स्टैग्नेशन इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द एवरेज सिटीजन। हाँ भाई, ऑथर तो इससे एग्री हो रहा है, कह रहा तुम डॉलर मिलीनियर्स बढ़ा लो लेकिन इसी के साथ साथ स्टैग्नेशन भी है, मतलब ग्रोथ अटकी हुई है किनकी? एवरेज सिटीजन की। बात सही है, ऑथर इससे तो एग्री हो जाएगा। बी में क्या कह रहा है? अ शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल एसेट्स एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी टू फाइनेंशियलाइजेशन इज नेसेसरी। ऑथर इससे भी एग्री हो जाएगा, ऑथर ने खुद कहा है शिफ्ट जरूरी है, प्रॉपर्टी छोड़ो फाइनेंशियल एसेट्स पे आओ। ठीक है। द प्राइमरी मैट्रिक फॉर इकोनॉमिक सक्सेस शुड बी द रेजिलियंस ऑफ हाउस होल्ड बैलेंस शीट अगेंस्ट शॉक। बिल्कुल सही है, कह रहा जीडीपी तो तुम्हारी बढ़ रही है लेकिन तुम्हारा रेजिलियंस नहीं बढ़ रहा था। अगर आपको ध्यान हो, रेजिलियंस पावर नहीं बढ़ रही उतनी तेजी से, तो इससे भी ऑथर एग्री हो जाएगा। वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द इनइक्वालिटी करेंटली सीन इन मैनी एडवांस वेस्टर्न इकोनॉमी। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां तो जो इनइक्वालिटी थी वो कम हो रही थी, वहां पे इनइक्वालिटी ईज हो रही थी, लेकिन इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ये भी ऑथर एग्री कर जाएगा। राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइस इन अर्बन सेंटर आर अ रिलायबल इंडिकेटर। इससे ऑथर कभी भी एग्री नहीं करेगा। ऑथर तो प्रॉपर्टी के खिलाफ है। ऑथर तो कह रहा है प्रॉपर्टी जो है वो बफर नहीं बनेगी, जो बफर मुसीबत के टाइम पर फाइनेंशियल एसेट्स काम करेंगे। इसका मतलब ऑथर ई से एग्री नहीं होगा, ई इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, ये था हमारा एडिटोरियल। जो क्वेश्चन आपको कभी बहुत टफ लगते थे लीस्ट लाइकली वाला, आज आपके पास क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है कि अगर इसने लीस्ट लाइकली बोला है मतलब 4 ऐसे पॉइंट होंगे जिससे वो एग्री करेगा, एक पे एग्री नहीं करेगा, एज पर दी पैसेज वो प्रॉपर्टी वाले पे एग्री नहीं करेगा। तो ये था हमारा आज का करेक्ट आंसर। बताइए क्लियर है क्या आप लोगों को? अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ में मैं आप लोगों को पता है क्वेश्चन आंसर नहीं देता हूं, उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन ये है क्वेश्चन आंसर नहीं देने का, क्योंकि यहां मैंने क्वेश्चन आंसर डाले, यहां मैंने आरसी डाला, वहां टेस्ट सीरीज के अंदर सेम एज इट इज आरसी और क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं। तो कॉपी पेस्ट करना पहली बात तो चलो ठीक है, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं आप कॉपी पेस्ट करिए, लेकिन थोड़ी मेहनत करिए, क्लास देखिए, क्लास देखने आओगे एक व्यू भी मिलेगा, स्क्रीनशॉट लोगे, थोड़ी मेहनत करोगे कॉपी पेस्ट करने में। पीडीएफ दे दूंगा तो मस्त ये कॉपी पेस्ट मारा, चलो भाई एक आरसी बन गया। तो इसलिए मैं आपको पीडीएफ में आरसी नहीं देता हूं। आरसी अगर आप लोग को करना है तो आप आइए, आप लोग पढ़िए, तो यहाँ पे आइए यूट्यूब के ऊपर आरसी देखिए, बनाइए। और आरसी ऐसे आप अकेले नहीं बना सकते, पहले आपको एक बार आना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर आपसे आरसी बनेगा। और अगर आपको वोकैब का क्यूज चाहिए तो आज 8 बजे आपको शाम को वोकैब का क्यूज मिल जाएगा, जो जो वोकैब आज अपन ने यहाँ पर करी है। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और कमेंट करिएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी। देखो मैंने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी, मैंने ये नहीं सोचा, पहले तो मैं सोचा था यार आज आरसी नहीं करवाता हूँ, फिर मैंने कहा आरसी नहीं तो एडिटोरियल नहीं, तो फिर आरसी बनाया है ना, आरसी बनाया। और ये था आज का एक पावरफुल सेशन। बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, और कमेंट्स में जरूर अपना सजेशन लिखिएगा आपको और क्या चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए थैंक यू। 6 क्वेश्चन बच रहे हैं, मैं मॉक नंबर 4 अपलोड करने वाला हूं पेड बैच में, तो मॉक नंबर 4 के लिए रेडी होना पेड बैच वाले स्टूडेंट्स।
है ना। तो अब मैं आप लोग को टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ।